नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। और देखिए आज मैं फिर आ गई हूँ, हालांकि मेरे मिड्स भी चल रहे हैं। तो आई थॉट कि मुझे आप लोगों को डेली बेसिस पर एक शॉर्ट वीडियो तो ज़रूर देनी चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि बेशक मैं शॉर्ट दूँ बट आप लोगों को ज़रूर दिया करूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले मुझसे प्रॉमिस करिए कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी आप लोग ज़रूर देखोगे। मतलब आप लोग इस तरह कर देते हो कि जब तक नावल कंप्लीट नहीं होगा हम तब तक नहीं पढ़ेंगे। देखो एक खुशी होती है, एकदम जो खुशी मिले ना उसकी वो इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन जो वो होती है ना डेली बेसिस पर डोज़ की सूरत में मिलती है वो बहुत ही मज़े की होती है। मैंने भी बहुत सारे नावल स्टार्ट किए हुए हैं जो मुझे मतलब कंप्लीट नहीं मिले हैं। मैं डेली बेसिस पर कभी कभार पढ़ लेती हूँ जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ ऐसे अब शुरू हो जाएं। मैंने जब मेरे पास टाइम था तो मैंने आप लोगों के साथ कोऑपरेट किया। मैंने एक दिन में आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड की 4-4 घंटे की, ठीक है। अब मेरे पास टाइम नहीं है, और अगर आप लोग मुझे मतलब करेंगे, मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, डेली बेसिस पर जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसको आप लोग देखोगे, तो इससे ये होगा कि मुझे खुशी होगी और मेरे लिए भी अच्छा होगा कि भाई जो भी मैं मेहनत करती हूँ डेली बेसिस पर, जो भी थोड़ा बहुत टाइम निकालती हूँ, आप भी टाइम निकालते हो और उस वीडियो को देखते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ, और आप लोगों से मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी डेली बेसिस पर आप लोग उसको देखोगे और सुनोगे, ठीक है। अब चलते हैं नावल की तरफ, ठीक है। ये नावल मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन ये ज़ीनिया शर्जील का है। आप लोग जानते हो ज़ीनिया शर्जील के नावल बेस्ट होते हैं। अगर नहीं भी जानते तो मैं बता रही हूँ ना कि बेस्ट होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, और मुझे उनके नावल्स बहुत पसंद हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैंने भी पढ़ना है तो आप लोगों के साथ ही पढ़ लूँ। और इसीलिए क्योंकि मैं एक साथ तो नहीं पढ़ सकती ना, तो जैसे जैसे मतलब मैं पढ़ूँगी, जितने टाइम की मैं वीडियो दूँगी, ये तो है कि मैं आप लोगों को 2-2 घंटे की वीडियोस नहीं प्रोवाइड कर सकती, मेरे लिए भी मुश्किल होगा और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं निकाला जा सकता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि वो कहते हैं ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि थोड़ा जो कुछ मिल रहा है वो बेटर है इससे कि आप लोगों को मिले ही ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को तो डेली बेसिस पर देती रहूँ ना, ताकि आप लोगों को बोर ना हो, आप लोगों को एक डोज़ डेली बेसिस की डोज़ मिलती रहे। और जो वो कहते हैं कि इंतज़ार में मज़ा होता है, और जो डेली बेसिस पर चीज़ों को लेने में मज़ा होता है वो किसी और चीज़ में नहीं होता। आप लोगों को होता है कि हाँ इस टाइम हमारी वीडियो आनी है, इस टाइम नावल आना है, हाय उसमें आगे क्या होगा, उसमें आगे क्या होने वाला है। तो ये एक क्यूरियोसिटी रहती है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग इसी क्यूरियोसिटी के साथ रहें और डेली बेसिस पर मेरी वीडियो वॉच करें, ठीक है। मुझसे प्रॉमिस करना है आप लोगों ने, और पक्का डेली बेसिस पर देखनी है। ये नहीं करना कि जब नावल कंप्लीट होगा तभी सुना जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आप लोगों ने, ओके। और अब मैं फिर आप लोगों को याद करवा दूँ कि हमारे जब तक 5K नहीं होंगे मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी जो आप लोगों ने मतलब मुझे कहा हुआ है कि मैं अपने बारे में बताऊँ। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं आप लोगों को याद करवाती रहूँ साथ साथ, ताकि आप लोग भूलें ना। तो इसी वजह से आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। मैंने अभी भी देखा है 60% लोग ना उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, कितनी बुरी बात है यार। और मैंने देखा था 90 डेज़ में पीछे, पहले 61 था, ठीक है, अब 60% हुआ है। मतलब मेरा इतने बोलने का, इतना कुछ कहने का सिर्फ इतना फ़ायदा हो कि 1% लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया। यार आप लोग लेजेंड बंदे हो, मतलब मैं मुकाबला ही नहीं कर सकती आप लोगों का, आप लोग करते ही नहीं हो यार। मैं और क्या कहूँ। खैर आप लोग आइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोस को देखें। जितना आप लोग मुझे प्यार करोगे मैं भी आप लोगों के बारे में उतना सोचूंगी, आप लोगों के लिए उतनी एफ़र्ट्स करूंगी और आप लोगों को अच्छे अच्छे नावल्स प्रोवाइड करूंगी। इसके अलावा प्लीज़ अभी मुझे कोई रिक्वेस्ट मत कीजिए किसी भी नावल की। मैं बहुत शर्मिंदा, वो होता है ना बंदा शर्मिंदगी फ़ील करता है, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है कि मैं अभी नहीं अपलोड कर सकती। और जो मैं चूज़ करके कर रही हूँ वो इसीलिए कर रही हूँ कि मुझे पता होता है कि इनके नावल्स अच्छे ही होंगे और इनका एक ऐसा स्टाइल है, ये ऐसे ही देंगे। एक राइटर का आपको पता चल जाता है। और आप लोग जानते हो मैं दुखी नावल नहीं कर सकती, या इस तरह के कोई भी जिसका मुझे पता नहीं है, और उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे उसको पूरा सर्च करना पड़ेगा कि
वो अच्छा नावल है या नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना वो टाइम वेस्ट ना करूँ, जो मुझे यकीन है कि हाँ ये नावल अच्छा होगा वो मैं आऊँ और आप लोगों को सुना दूँ, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ अभी मुझे रिक्वेस्ट नहीं करो, अभी बहुत वक्त पड़ा है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की हर रिक्वेस्ट, हर जो आप लोग मुझे फरमाइश कर रहे हो वो पूरी किया करूँगी। लेकिन अब आप लोगों की बारी है कि आप लोगों ने अच्छे से मेरी वीडियोस देखनी है और मुझे अच्छा अच्छा रिस्पांस देना है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस नावल को, जिसका नाम है जुस्तजू थी खास और इसकी राइटर है सीनिया शर्जील। तुझे इश्क हो खुदा करे, कोई तुझको उससे जुदा करे, तेरे होंठ हंसना भूल जाएं, तेरी आँख पूर्णम रहा करे, तो उसकी बातें किया करे, तो उसकी बातें सुना करे, उसे देख के तू रुक पड़े, वो नज़र झुका के चला करे, तुझे हिजर की ऐसी झड़ी लगे, तू मिलन की हर पल दुआ करे, तेरे ख्वाब बिखरे टूट कर, तू किरची किरची चुना करे, तू नगर नगर फिरा करे, तू गली गली सदा करे, तुझे इश्क हो फिर यकीन, ऐसे तस्बीहों पे पड़ा करे, मैं कहूँ कि इश्क ढोंग है, तू नहीं नहीं कहा करे। वो रॉकिंग चेयर पर बैठा स्मोकिंग करता हुआ सिर्फ उस लड़की को सोचे जा रहा था, जिस लड़की ने उसकी भरे मजमे के सामने इंसल्ट की थी और अपनी होने वाली बेइज्जती का बदला उसने जिस अंदाज में लिया था। वक्ती तौर पर तो उसका दिल शाद हुआ था, मगर अब वो अजीब सी कैफियत का शिकार हो चुका था। उस लड़की की आंखों के आंसू जिस पर वो खुद उस वक्त हंस रहा था, अब याद करके उसका दिल अजीब सी कैफियत में घिर चुका था। वो उस लड़की को ढूंढना चाहता था, मगर वो लड़की दोबारा न जाने कहाँ छुप कर बैठ गई थी। ऐसा नहीं था कि उसने उस लड़की को तलाश नहीं किया, हर जगह उसने उस लड़की को ढूंढा, मगर उस दिन के बाद से वो लड़की उसे दोबारा कहीं नहीं दिखी। उसे नहीं मालूम था कि अगर वो लड़की दोबारा उसके सामने आ जाती तो वो क्या करता। वो बिल्कुल नहीं जानता था। वो अपने अंदर पलने वाली इस कैफियत से यकसर अनजान था, लेकिन वो चाहता था कि उस लड़की से एक बार मर्तबा दोबारा उसका सामना हो, फिर शायद वो कभी उसको अपने से दूर नहीं जाने देगा। मगर क्या ऐसा मुमकिन था? क्या वो लड़की उस दिन वाली बेइज्जती के बाद अब उसकी शक्ल देखना चाहेगी? सिगरेट के टुकड़े को एश ट्रे में मसलता हुआ वो इस तरह किसी कैफियत में अपने बालों में उंगलियां फंसाए बैठा था। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। लीना की नींद से आंख खुली तो वो बेड पर बैठी हुई, दोनों हाथ हवा में बुलंद करके अंगड़ाई लेकर अपने बराबर में सोए हुए उस नौजवान शख्स को देखने लगी, जिसे देखने के बाद खुद ब खुद उसके होंठों पर मायनी खेज सी मुस्कुराहट दौड़ गई। कल पूरी रात जिस अंदाज में वो मर्द उस पर मेहरबानियाँ करता रहा था, यकीनन वो सराहाए जाने के काबिल थी। लीना सरशारी की कैफियत में मुस्कुराती हुई उसके चौड़े सीने पर झुकती, अपने होंठ रख चुकी थी। लीना का हाथ उसके सीने पर से रेंगता जैसे ही ट्राउज़र तक पहुंचा, तब उसकी नींद टूटी। उसने फ़ौरन लीना की नाजुक कलाई अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त में ली तो लीना उसके सीने से उठती हुई मायनी खेजी से मुस्कुराकर एक आंख दबाती उसका चेहरा देखने लगी। तुमने हिम्मत कैसे की मुझे छूने की? वो गुस्से में लीना का पकड़ा हुआ हाथ दूर चटक कर हकारत से उसे देखता हुआ पूछने लगा और उठकर बैठ गया, जिस पर लीना हैरत ज़दा होकर उस मर्द के चेहरे पर छाए नागवार तासुरात देखने लगी, जो कल रात से इस वक्त यकसर मुख्तलिफ थे। मिस्टर, तुमने ही कल रात के लिए मुझे हायर किया था, अपनी भूख मिटाने के लिए। क्या तुम्हारी यादाश्त इतनी कमज़ोर है कि मुझे तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि कल सारी रात तुम मुझे अपने बिस्तर पर लिटा कर मेरा इस्तेमाल करते रहे? वो बेशक कॉल गर्ल थी, मगर टके टके के लोग उसके गाहक नहीं थे जिनकी वो बातें सुन लेती। इसलिए एहसासे तौहीन के मारे लीना उस मगरूर मर्द के आगे बोली। जभी लीना के मुंह खोलने पर उस मर्द ने उंगली उठाकर तनबीही करते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। उस मर्द के चेहरे के सख्त तासुरात देखकर वो चुप भी हो गई। कल रात गुजर चुकी है, मेरी भूख मिट चुकी है और अब तुम्हारी हैसियत मेरी नज़र में इतनी भी कि मैं दोबारा तुम्हारे इस अरिया जिस्म पर नज़र डालना गवारा करूं। इसलिए अपने कपड़े पहन लो। वैसे भी जो चीज़ मुझे एक मर्तबा हासिल हो जाए, उस चीज़ को हासिल करने की जुस्तजू मुझ में दोबारा नहीं रहती। बाहर मेरा आदमी मौजूद है, उससे अपनी पेमेंट लो और दफ़ा हो जाओ इस कमरे से। लीना गुस्से और खजालत से सुर्ख चेहरा लिए उस मगरूर आदमी को देखती हुई अपने कपड़े उठाने लगी, जो उसको नज़रअंदाज किए खुद गाउन पहनता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मामा, कहाँ जा रही हैं आप? बोल क्यों नहीं रही? प्लीज़ बताइए ना मुझे।
6 साल। रोती हुई हानिया उसकी साड़ी का पल्लू खींचती हुई उस दोशीज़ा से पूछने लगी जिसने थोड़ी देर पहले अपने शौहर फ़हीम से तलाक ली थी और अब वो निक से तैयार होती अपनी मनपसंद ज़िंदगी जीने के लिए जा रही थी। क्या कर रही हो बेटा? साड़ी छोड़ो मेरी, मर नहीं रही हूँ मैं जो इस तरह रो रही हो। डार्लिंग, आती रहूँगी मैं आपसे मिलने, रोना बंद करो। वो रोती हुई अपनी इकलौती बेटी को देखकर बहलाती हुई बोली तो बेडरूम में मौजूद फ़हीम तासुफ से उस खुदगर्ज औरत को देखने लगा जैसे सिर्फ अपने मुफाद से मतलब था। तुम्हें हानि से मिलने की या उससे राब्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमसे रिश्ता तुम्हारी मर्ज़ी पर ख़त्म किया, मगर इससे पहले मैं ये बात तुम पर वाज़ह कर चुका हूँ। मेरा तुमसे रिश्ता ख़त्म होने के बाद तुम्हारा घर से और मेरी बेटी से कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। फ़हीम बीच में मदाखलत करता हुआ बोला तो उसने मुड़कर फ़हीम को देखा। तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? वो बच्ची है, मैं उसको बहलाने की खातिर मिलने का बोल रही थी। तुम अच्छी तरह जानते हो अब आगे ज़िंदगी में मेरे लिए वो टाइम नहीं होगा कि मैं रिश्ते निभा सकूं या फिर जिम्मेदारियां संभाल सकूं। वो नखवत से सर झटकती हुई अपनी साड़ी का पल्लू हाथ में पकड़ती फ़हीम से बोली तो फ़हीम तंज़ी अंदाज में हंसा। 2-3 फजूल सी फिल्मों में डायलॉग्स बोलकर 4-5 घटिया गानों पर ठुमके लगाकर तुम कोई मशहूर अदाकारा नहीं बन जाओगी। अपना असल इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए और तुम्हारी औकात तो अच्छी तरह मेरे सामने आ चुकी है। यहाँ जाने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनती जाओ। आज से तुम्हारा मेरे इस घर से या मेरी बेटी से कोई ताल्लुक़ नहीं। ज़िंदगी में अगर कभी तुम्हारा दिल अपनी औलाद से मिलने के लिए तड़पे तब भी तुम्हें इससे मिलने की इजाज़त नहीं है। मैं नहीं चाहता तुम जैसी औरत का साया भी मेरी मासूम बच्ची के ऊपर पड़े। फ़हीम की बातें किसी बोरियत ज़दा लेक्चर की तरह सुनकर वो अपनी 6 साला रोती हुई बेटी को नज़रअंदाज करती अपना बैग लेकर हमेशा के लिए फ़हीम की ज़िंदगी से निकल गई। वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली। तभी उसे रमला के कमरे का दरवाज़ा खुला नजर आया। मेन हॉल की तरफ कदम बढ़ाने की बजाय मिशी के कदम रमला के कमरे की तरफ उठे। हेलो मामा, आप कब पहुंची घर? मिशी चहकती हुई रमला की जाने पड़ी और सोफे पर बैठी हुई रमला के गले में बाजू डालकर लाड से उससे पूछने लगी। रात की फ़्लाइट से ही आना हो गया था, तुम्हें इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया, तुम्हारी नींद डिस्टर्ब होती। दिलावर एयरपोर्ट पहुंच गया था मुझे लेने के लिए। रमला मिशी के हाथ पर मोहब्बत से बोसा देती हुई उसे बताने लगी। ज़मीर के दुनिया से चले जाने के बाद वो पहली बार उसके बगैर उसी के किसी रिश्तेदार की वफ़ात में यूँ शिरकत करने गई थी, वो भी शेर दिल के कहने पर। दिलावर एयरपोर्ट लेने पहुंच गया था? आपको मतलब अगर दिलावर यहाँ मौजूद है इट्स मीन भाई भी पाकिस्तान आ चुके हैं? मिशी हैरत ज़दा से खुश होकर बोली तो रमला मुस्कुरा दी। बिजनेस टूर की वजह से शेर दिल पिछले 2 माह मुल्क से बाहर था। इत्तेफाक से कल ही उसका वापस पाकिस्तान आना हुआ था। दिलावर शेर दिल का ख़ास आदमी था जो हर जगह शेर दिल के साथ पाया जाता। मैं जानती हूँ तुम्हें अपने भाई की पाकिस्तान वापसी आम पर बहुत ज़्यादा खुशी है, मगर ये बताओ अभी तक तुम घर पर क्यों मौजूद हो? कॉलेज क्यों नहीं गई अभी तक? रमला मिशी से पूछती हुई सोफे से उठी। मामा लेट हो गई थी, अब निकलने वाली हूँ कॉलेज के लिए। मिशी रमला को बोलती हुई कमरे से निकलने लगी। मुझे लग रहा है तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया। रुक जाओ मिशी, बगैर कुछ खाए घर से नहीं निकलना। रमला मिशी को कमरे से निकलता देखकर उससे बोली। ब्रेकफास्ट के चक्कर में मज़ीद लेट हो जाऊंगी। डोंट वरी, मैं कैंटीन से खा लूँगी, आप रेस्ट करिए। मिशी रमला से बोलती हुई कमरे से निकल गई। राशिदा, दिलावर कहाँ है? ज़रा भेजो उसे मेरे पास। मिशी सामने से आती मुलाजमा को देखती हुई बोली। अब उसका कॉलेज दिलावर के साथ जाने का इरादा था। बीबी जी, वो तो बाहर लॉन में बैठे चाय पी रहे हैं, रुकिए मैं बुला लाती हूँ दिलावर साहिब को। राशिदा मिशी को देखती हुई बताने लगी। शेर दिल का ख़ास आदमी होने की वजह से बाकी घर वाले और दूसरे मुलाजमीन समेत सब दिलावर की इज्जत करते थे। नवाब लगा हुआ है वो कहीं का जो लॉन में बैठकर चाय पी रहा है। तुम रहने दो, तुम्हारे दिलावर साहब को तो मैं ही देख लेती हूँ आज अच्छी तरह से। मिशी राशिदा को बाहर जाने से रोकते हुए खुद बाहर निकल गई। अब उसका रुख घर से बाहर बने लॉन की तरफ था। जी बाबा साईं, आप हुक्म करिए, शहर से आपके लिए क्या भिजवाऊँ? अरे खुद कैसे आ सकता हूँ, आपको मालूम तो है मालिक का मेरे बगैर गुजारा नहीं। वो मेरे अलावा किसी दूसरे को अपने साथ रखना पसंद नहीं करते। दिलावर लॉन में कुर्सी पर बैठा सामने टेबल से चाय का कप उठाता हुआ अपने बाप से मोबाइल पर बात करने में मगन था। जाती सर्दियों की हल्की हल्की धूप उसके जिस्म को भली लग रही थी। तब उसे सामने से अपने मालिक की छोटी बहन आती दिखाई दी। जी काफ़ी महीने हो गए, मैं खुद भी आपको और जरिश को याद कर रहा हूँ। चले कोशिश करूँगा कि चक्कर लगाऊँ, अभी फ़ोन रखता हूँ। मिशी के करीब आने से पहले दिलावर मोबाइल बंद कर चुका था। नाश्ते से फारिग हो गए हैं साईं, या अभी आपको बैठे बैठे आराम से चाय की चुस्कियाँ भरनी है? मिशी दिलावर के करीब आकर उस पर गहरा तंज करती बोली तो दिलावर चाय का कप टेबल पर रखता एहतरामन खड़ा हो गया।
आप हुक्म कीजिए बीबी जी, वो महज़ब लहजा इख्तियार करता मिशी से बोला तो मिशी अबरू अचकाती दिलावर को देखकर बोली, बीबी जी हुक्म तो तब करेंगी जब तुम बीबी जी को तंज करने का मौका नहीं दोगे। अगर मोबाइल पर आशिकियाँ बिगाड़ने से फुर्सत मिल गई हो, गाड़ी तैयार करो, कॉलेज जाना है मुझे। मिशी करक लहजे में रोब झाड़ती सामने खड़े अपने भाई के उस खास बंदे से बोली जो उससे उम्र में पूरे 10 साल बड़ा था। न जाने क्यों मिशी को शुरू से ही उस बंदे से चिढ़ सी थी जो उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। मिशी बीबी, मालिक हुक्म देकर सोए, उन्हें आज ज़रूरी काम से सखर जाना है मेरे साथ। मैं नज़ीर से बोल देता हूँ, वो आपको कॉलेज छोड़ आएगा। दिलावर अभी भी महजब लहजे ने अपने सामने खड़ी अपने से छोटी लड़की से बोला जो उसको देखती ही तंज के तीर की वो छाड़ कर दिया करती थी। वो भला कौन सा अपने मोबाइल पर अपनी किसी महबूबा से बात कर रहा था जो उसकी आशिकी के ताने दिए थे। और अच्छा ही था उसे शेर दिल के साथ सखर जाना था, वरना सामने खड़ी ये छोटी सी लड़की आज सारा दिन उसको नाको चने चबवा देती। तुमने मुझे इनकार किया? मिशी को इनकार किया? दिलावर के मुंह से कॉलेज ना जाने का सुनकर मिशी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती हुई दिलावर पूछने लगी। वो गुस्से में कुर्सी हटाकर उसके इतने करीब आ गई। दिलावर नज़र उठाकर मिशी का गुस्से से सुर्ख चेहरा देखकर एहतरामन 2 कदम खुद पीछे हुआ। मेरी क्या मजाल जो मैं आपके सामने आपकी बात से इनकार करूं। मैं सच बोल रहा हूं, मालिक को ज़मीनों के सिलसिले में सखर लेकर जाना है। अगर वहाँ नहीं जाना होता तो। दिलावर ने अपनी सफाई में बोलना चाहा, वहीं मिशी ने उसकी बात काटी। अब तुम ही मुझे कॉलेज ड्रॉप करोगी, वो भी भाई की प्राडो में। अब अगर आगे से तुमने इनकार किया तो तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। मिशी कमर पर अपने दोनों हाथ रखती हुई जारहाना अंदाज में धमकी देती बोली तो दिलावर ने उस लड़की की जानिब एक नज़र बेबसी से देखा जो उसके इनकार को बिला वजह में अना का मसला बना चुकी थी। इसलिए वो हार मानता उसके हुक्म की तामील करता बोला, आ जाइए, मैं आपको कॉलेज छोड़ देता हूँ। दिलावर ने बोलते हुए बात ख़त्म की। इस तरह का रवैया या अंदाज़ कभी शेरदिल ने या रमला ने उसके साथ नहीं अपनाया था। सभी उससे अच्छे तरीके से बात करते थे, लेकिन शेरदिल की छोटी बहन अक्सर उसे जिस अंदाज में मुखातिब करती थी, दिलावर का दिल चाहता वो इस लड़की को उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक डाले। मिशी शेरदिल की गाड़ी के पास पहुंची तो दिलावर ने उसके लिए गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और ख़ुद उसने ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। रोको यहाँ गाड़ी, नाश्ता नहीं किया मैंने, जाओ मेरे लिए सैंडविच और कॉफ़ी लेकर आओ। दिलावर ने मिशी का अगला हुक्म बहुत सख्त करके सुना था। थोड़ी देर पहले उसने दिलावर को कॉलेज जाने की बजाय अपनी सहेली के घर के गेट पर गाड़ी रोकने का हुक्म दिया था और ख़ुद गाड़ी से उतरकर अपनी सहेली के घर के अंदर चली गई थी। पूरा 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद जब वो बाहर आए तो दिलावर शुक्र अदा करता उसे कॉलेज ले जाने लगा, मगर कॉलेज आने से पहले वो दिलावर को दूसरा हुक्म दे चुकी थी। दिलावर खामोशी से उसके लिए सैंडविच और कॉफ़ी ले आया और ख़ुद गाड़ी से बाहर खड़ा होकर उसके खाने का इंतज़ार करता स्मोकिंग करने लगा। जब मिशी ने गाड़ी का शीशा बचाया तब दिलावर वापस गाड़ी में बैठा। वो गाड़ी स्टार्ट करने ही लगा तभी उसका मोबाइल बजने लगा। ओहो, अब कौन सी महबूबा की कॉल आ रही है तुम्हारे पास? मिशी तपती हुई दिलावर पूछने लगी तो दिलावर ने अपना मोबाइल मिशी की तरफ बढ़ाया जिस पर शेरदिल की कॉल आ रही थी। मिशी उसकी चौड़ी सी हथेली पर रखा हुआ मोबाइल पकड़कर कॉल रिसीव कर चुकी थी। हुक्म करिए मालिक, मिशी जानबूझकर भारी आवाज़ निकालकर दिलावर की नकल उतारती हुई शेरदिल से बोली। बैक व्यू मिरर से दिलावर मिशी को एक नज़र देखकर अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटा चुका था। हाँ, सीरियसली भाई, दिलावर को तो आपने कोई महबूब बनाया हुआ है, बेचारे की तो जान ही नहीं छोड़ते आप। मिशी दिलावर का मजाक उड़ाती हुई शेरदिल से बोली तो आगे से यकीनन शेरदिल ने उसकी बात पर मिशी को झिड़का होगा, तभी वो मुंह बनाती हुई खामोश हो गई। ओके बाबा, अब ज़्यादा गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इकलौती बहन हूँ आपकी, मेरे बैठने से आपकी गाड़ी ख़राब नहीं हो जाएगी। कहीं भाग नहीं रही हूँ मैं आपके खादिम और इस गाड़ी को लेकर। मिशी ने बोलने के साथ ही कॉल ड्रॉप कर दी। दिलावर ने मोबाइल लेने के घर से मिशी की जानिब अपना हाथ बढ़ाया तो मिशी ने मोबाइल उसके हाथ पर रखने की बजाय अगली सीट पर उछाला जो सीट के बजाय नीचे गिर पड़ा। गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी से। मिशी के हुक्म पर दिलावर ने अपना मोबाइल सीट से उठाने की बजाय गाड़ी स्टार्ट कर दी। आज सुबह यूनिवर्सिटी नहीं आई तुम? अगर तुम्हारा प्रोग्राम नहीं था तो पहले ही बता देती, मैं बिला वजह में सुबह उठकर इतनी जल्दी आ गई। हानिया क्लासेस लेने के बाद यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकली। मोबाइल कान से लगाए वो लाइबा से बोली। आज उसका ड्राइवर थोड़ा लेट था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी करती हुई मोबाइल पर लाइबा से बात करती जा रही थी। तुम्हें कल बताया था ना, आज मदर डे है। इस दिन को हम तीनों बहन भाई सेलिब्रेट करते हैं। मामा के लिए कितने सरप्राइज़ रखे हैं हमने आज के दिन। हानी, क्या बताऊँ तुम्हें, ऐसा करो तुम यूनिवर्सिटी से अभी यहीं आ जाओ मेरे पास, मज़ा आएगा। लाइबा एक्साइटेड होती बोली तो हानिया के चेहरे पर तल्ख भरी मुस्कुराहट ठहर गई। मैं क्या करूँगी तुम्हारे घर आकर और मदर्स डे को एंजॉय करके, तुम एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ।
हानिया बेजार से बोली। इस दिन की हानिया की नज़र में कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि ये दिन जिस हस्ती के लिए मनाया जाता था, हानिया की नज़र में उस हस्ती की अहमियत रत्ती बराबर थी, जिसने उसकी और उसके बाप की ज़िंदगी से जाने के बाद पलट कर एक बार भी नहीं देखा था। जिनके पास माँ नहीं होती, उनको शायद माँ की कदरों कीमत मालूम नहीं होती। बुरा मत मानना, मगर मैंने महसूस किया है, जब भी कभी हम फ्रेंड्स अपनी मदर का जिक्र करते हैं या किसी बात को डिस्कस करते हैं, तो तुम उकता सी जाती हो, जैसे ऐसी बातें तुम्हें पसंद नहीं। लाइबा हिचकिचाती हुई हानिया से बोली तो फुटपाथ पर चलते उसके कदम पल भर के लिए रुके। जिस हस्ती की मोहब्बत मुझे कभी मिली ही नहीं, तो उसकी कदरों कीमत का मुझे क्या अंदाज़ा। जहाँ तक मेरा नज़रिया है, तो मेरी नज़र में माँ से ज़्यादा बाप का रिश्ता मोहब्बत करने वाला होता है, और सबसे ज़्यादा अहम भी। ड्राइवर आ गया है मेरा, मैं कॉल रखती हूँ। हानिया लाइबा से बोलती हुई कॉल काटकर मोबाइल बैग में रख चुकी थी, और साथ ही उसका मूड भी बुरी तरह ख़राब हो चुका था। वो दोस्तों के दरमियान भले कैसे अपनी माँ को डिस्कस कर सकती थी। डिस्कस करने लायक उसकी माँ ने कभी कुछ छोड़ा ही नहीं था। 2 से 3 फ्लॉप फिल्में देने के बाद वो न जाने कहाँ अपना मुंह छुपा कर बैठी थी। अपनी माँ को देखे उसका ज़माना गुजर गया था। अब तो उसे अपनी माँ की शक्ल भी याद करने से याद नहीं आती थी। सिर्फ जहन में पुरानी कुछ तल्ख बातें और यादें ही मौजूद थी, जिनको याद करके वो अक्सर करती। हानिया बेदिली से सोचती हुई फुटपाथ पर चल रही थी। तभी उसे सामने से एक पराडो तेज़ स्पीड में आती दिखाई दी, जिसके नीचे आकर छोटा सा बिल्ली का बच्चा मर चुका था। उस पराडो में बैठे इंसान का अपनी गाड़ी रोकने का कोई फ़ायदा नहीं था, मगर हानिया ने उस जाहिल इंसान को सबक सिखाना ज़रूरी समझा था। तभी उसके सामने आती हुई बोले, अंधे हो तुम? ये बिल्ली का बच्चा नज़र नहीं आया तुम्हें, या फिर नशा करके गाड़ी चला रहे थे? शेरदिल मोबाइल पर ज़रूरी कॉल करते हुए तेज़ स्पीड में गाड़ी चला रहा था। अचानक ही से उसकी गाड़ी के नीचे बिल्ली का बच्चा आ चुका था। ब्रेक लगाने के बावजूद वो इस बिल्ली के बच्चे को बचा नहीं पाया था, जिससे उसका अफसोस था। मगर अचानक एक लड़की ने आकर उसे बातें सुनाना शुरू कर दी, जिस पर उसे गुस्सा आ गया। तुम तो नहीं आकर कुचली मेरी गाड़ी के नीचे? अपने काम से मतलब रखो और चलती बनो यहाँ से। शेरदिल उस लड़की को देखता हुआ बोला, जो बिला वजह बीच सड़क पर आकर उसे लेक्चर देना शुरू कर चुकी थी। तुम जैसे बेगैरत बेज़मीर लोग समझते क्या हो दूसरों को? ना तो ये सड़क तुम्हारे बाप की जागीर है, ना ही इस सड़क पर चलने वाले हकीर या फ़कीर हैं, जिन्हें जब चाहे तुम जैसे लोग अपनी गाड़ी के नीचे रोंद कर रख दो। हानिया, जो पहले ही गुस्से में भरी हुई थी, सामने खड़े शख्स की बात पर वो और ज़्यादा भड़कती हुई बोली। उसे ये भी परवाह नहीं थी कि सड़क पर रश लगना शुरू हो चुका था और लोग मज़े लेकर तमाशा देख रहे। अब तुम औकात से ज़्यादा बढ़ रही हो। ये बिल्ली का बच्चा था, तुम उसकी माँ नहीं थी जो आगे से मैं तुम्हारी बकवास बर्दाश्त करूँगा। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि चली जाओ यहाँ से, वरना अगर मैं तुम्हें औकात दिखाने पर आ गया तो अपना मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। शेरदिल ने उस लड़की को आंखें दिखाते हुए वार्निंग दी, और साथ ही उसे मजमे को नज़रअंदाज करता वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। मगर ज़ोरदार झटका उसे तब लगा जब उस लड़की ने अचानक उसका गिरबान पकड़कर ज़ोरदार तमाचा उसके गाल पर रसीद किया। औकात तो तुम अपनी दिखा चुके हो मिस्टर, और उस औकात के बदले ये तमांचा उसका जवाब है। अब तुम खुद मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हो, जाओ जाकर अपना मुंह छुपाओ। हानिया सामने खड़े उस मगरूर शख्स का दिमाग दुरुस्त करती हुई मजमे में गायब हो गई, जबकि शेरदिल उस छटांग भर लड़की की इतनी जुर्रत पर गुस्से में पेचो ताप खाकर रह गया। वो गुस्से के आलम में भरा सिगरेट फूंक के जा रहा था। बार बार उसे उस लड़की का थप्पड़ याद आ रहा था, जो बिला वजह वो लड़की भरे मजमे के सामने उसके गाल पर मारती हुई वहाँ से गायब हो गई थी। वो छटांग भर की लड़की जो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लगती थी, और उसकी ऊंची हाइट के मुकाबले में मुश्किल से ही उसके कंधे तक आ रही थी। शेरदिल उसकी जुर्रत पर शौक था, और बार बार उस मंजर को याद करके गुस्से में उसका खून खौल रहा था। मालिक, आपने बुलाया? दिलावर शेरदिल के कमरे में आता हुआ बोला। वो थोड़ी देर पहले ही शहर पहुंचा था और फ़ौरन उसे शेरदिल ने तलब कर लिया था। तुम्हें तो कल आ जाना चाहिए था दिलावर, फिर मज़ीद एक दिन की ताख़ीर। शेरदिल उस लड़की के ख्याल को जहन से झटकता हुआ दिलावर से उसके देर से आने की वजह पूछने लगा, जो 2 दिन से अपने गाँव गया हुआ था। बाबा साईं की तबीयत कुछ नासाज थी मालिक, और फिर ज़मीनों के सौदे का मसला भी बना हुआ था, उसको भी निपटाना था, इसलिए एक दिन मज़ीद रुकना पड़ा। आप बताइए मालिक, मेरे पीछे कोई मुश्किल दरपेश नहीं आई आपको? दिलावर शेरदिल के सामने हाथ बांधे खड़ा उसे पूछने लगा। मुश्किल तो पेश आ गई है दिलावर, अगर तुम होते तो शायद बात इतनी ना बिगड़ती। शेरदिल हाथ पकड़ी सिगरेट एश ट्रे में मसलता हुआ दिलावर से बोला, तो दिलावर और शेरदिल की बात पर चुकन्ना। कैसी मुश्किल मालिक, आप मुझे बताइए, हुक्म करिए, क्या हुआ मेरे पीछे? दिलावर ने शेरदिल से बोलते हुए एक नज़र एश ट्रे पर डाली, जो बेशुमार सिगरेट के टुकड़ों से भरा हुआ था। 2 ही सूरतों में वो ज़्यादा स्मोकिंग करता था, शदीद गुस्से के वक्त
या शदीद परेशानी के आलम में। दिलावर की बात पर शेरदिल अपने गाल पर उंगली रखता हुआ दिलावर से बोला, यहाँ तुम्हारे मालिक को एक लड़की थप्पड़ मार कर गई थी, वो भी अच्छे खास से लोगों के सामने। ये बात बाइस शर्मिंदगी थी। शेरदिल और किसी को ये बात नहीं बताता, मगर दिलावर उसका ख़ास आदमी था जो उसके सारे राजों से वाकिफ़ था। शेरदिल की बात सुनकर दिलावर हैरत से उसे देखने लगा। वो अच्छी खासी पर्सनैलिटी का मालिक, जिसके आगे बड़े बड़े चुप हो जाते। आखिर ऐसी कौन लड़की थी जो शेरदिल पर हाथ उठाने की हिम्मत कर सकती थी? आप मुझे उस लड़की के बारे में बताइए मालिक, रात तक उस लड़की को ढूंढ कर आपके सामने हाजिर करता हूँ। दिलावर शेरदिल के गुस्से से सुर्ख आंखें देखकर बोला, यकीनन उस लड़की का बुरा वक्त शुरू हो चुका था। यही तो सारा मसला है दिलावर, उस लड़की का नाम पता कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ उसकी शक्ल जहन के पर्दे पर चिपक सी गई है और दिमाग की रगें गुस्से से फटने को तैयार है। जब तक उस लड़की को उसके थप्पड़ का जवाब न दूं, मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। शेरदिल गुस्से के आलम हाथ का मुक्का बनाता हुआ शीशे के टेबल पर मार चुका था, जिसमें लातदाद दरारें पड़ गई। दिलावर उसके गुस्से में छुपी बेबसी देखकर खामोश रहा। कहीं ना कहीं उस लड़की की किस्मत अच्छी थी जो उसके मालिक के बदले से बच गई थी। इससे पहले शेरदिल दिलावर से कुछ बोलता, अचानक कमरे में मिशी आदम की। ये क्या भाई, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? आपने कहा था अपना काम निपटा कर आ जाएंगे, तो फिर मुझे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाएंगे। मिशी कमरे में आने के साथ ही शेरदिल को सोफे पर बैठा देखती बोली, मिशी मैं थोड़ी देर सुकून चाहता हूँ। दिलावर तो मिशी को ले जाओ यहाँ से, शॉपिंग करनी है इसे। शेरदिल ने उकताए हुए लहजे में कहा कि वो इस वक्त अपने कमरे में तन्हाई चाहता है, जबकि शेरदिल की बात पर मिशी का मूड ख़राब हो गया। क्यों? दिलावर मेरा चाचा या मामा लगा है जो ये मुझे शॉपिंग के लिए लेकर जाएगा? मिशी बिगड़े हुए तेवर के साथ दिलावर को देखती हुई बोली, तो दिलावर ने शर्मिंदगी और खजालत के मारे चेहरे का रुख दूसरी जानिब फेर लिया। हद में रहकर बात किया करो मिशी, तुम्हारी ज़बान दिन ब दिन बहुत ज़्यादा चलती जा रही है, इसे काबू में रखो। और अगर शॉपिंग करने जाना है दिलावर के साथ जाओ, नहीं तो दिमाग मत ख़राब करो मेरा, और कमरे से निकलो अभी मेरे। शेरदिल मिशी के लबो लहजे पर उसको टोकता हुआ बोला। वैसे भी शेरदिल ने महसूस किया था वो जितनी बड़ी होती जा रही थी उतनी बदतमीज़ होती जा रही थी। इन दोनों बहन भाइयों के बीच दिलावर को अपना वहाँ खड़ा रहना बेमायनी सा लगा, मगर वो मुरव्वतन शेरदिल के अगले हुक्म के इंतज़ार में खड़ा रहा। ओहो भाई, आप तो हर अरे गहरे के सामने मुझे डांट दिया करते हैं। मेरा मतलब था कि दिलावर कोई शॉपिंग थोड़ी करवा सकता है, मुझे शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए होते हैं, पैसे। शेरदिल के झड़कने पर मिशी सीधी होती हुई बोली, तो शेरदिल ने अपने वॉलेट से 5,000 के नोट निकालकर मिशी की तरफ बढ़ाए। इनसे करूँगी मैं शॉपिंग। मिशी ने वो नोट गिनने की बजाय वापस उसके वॉलेट में रखकर शेरदिल के वॉलेट से उसका क्रेडिट कार्ड निकालकर अपने पर्स में डाल दिया। दिलावर मिशी के साथ चले जाओ और इसका ध्यान रखना। वो मिशी से बगैर कुछ बोले दिलावर को हुक्म देता बोला, जिस पर दिलावर ने इकरार में सर हिलाया और कमरे से निकल गया। क्या कोई बात हुई है भाई? किसी बात को लेकर गुस्सा हैं आप? दिलावर के जाने के बाद मिशी शीशे की टेबल पर दरारें देखती हुई शेरदिल से पूछने लगी, क्योंकि सुबह तक ये टेबल और शेरदिल का मूड बिल्कुल दुरुस्त था। मेरे ख्याल में तुम्हें जाना चाहिए, दिलावर वाहिद तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। शेरदिल के संजीदगी से बोलने पर मिशी उसको घूरती हुई कमरे से बाहर निकल गए। दिलावर ज़रा बात सुनना मेरी। मिशी जेंट्स की शॉप में मौजूद मसरूफ़ अंदाज में दिलावर से मुखातिब हुई। जी मिशी बीबी, हुक्म करिए। दिलावर काफ़ी ज़्यादा बेजार होने के बावजूद अपने अंदाज में आजिज़ी लाए मिशी से बोला। मुसलसल 3 घंटे मिशी को चीज़ें खरीदते हुए गुजर चुके थे, मगर उसकी शॉपिंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ये ड्रेसिंग देखकर बताओ कैसी लग रही है? मिशी कुछ सोचती दिलावर से पूछने लगी। अच्छी लग रही है मिशी बीबी, मालिक को पसंद आएगी। दिलावर उसे अपनी राय देता हुआ बोला, क्योंकि शेरदिल हमेशा अच्छे ब्रांडेड कपड़े ही पहनता और वो दोनों जिस शॉप पर खड़े थे वहाँ हर अच्छा ब्रांड मौजूद था। भाई के लिए थोड़ी ना पूछ रही हो बेवकूफ़, वो तो अपनी मर्ज़ी के बगैर किसी दूसरे के पसंद से ड्रेसिंग नहीं करते, ये तो मैंने तुम्हारे लिए पसंद की है। मिशी उसकी अकल पर मातम करती हुई दिलावर से बोली। तो दिलावर का दिल किया वो भी बोल दे कि वो खुद भी उसके भाई की तरह ड्रेसिंग अपनी मर्ज़ी से करने का आदी है, मगर वो बोल नहीं सका। आप ये ड्रेसिंग मेरे लिए क्यों ले रही हैं मिशी बीबी? दिलावर ने उल्टा मिशी से इस मेहरबानी की वजह जाननी चाहिए। राशिदा, नज़ीर और जाहिदा के लिए भी तो लिए हैं कपड़े, तुम कोई अलग थोड़ी हो ना। इनसे पहन कर चेक करना चाहो तो देख लो। मिशी उसकी तरफ हैंगर में मौजूद ड्रेसिंग बढ़ाती हुई बोली। माफ़ कीजिएगा मिशी बीबी, ये मैं आपसे नहीं ले सकता, मेरा अपना असूल है। तोहफ़ा मैं उसी शख्स से कबूल करता हूँ जिसे मैं खुद भी तोहफ़ा दे सकूँ। आपके शान आपको देने के लिए ना तो मेरे पास कोई कीमती चीज़ है और ना ही हम दोनों के बीच में कोई ऐसा तोहफ़े तहाइफ वाला ताल्लुक़ है। प्लीज़ आप इसको रहने दीजिए। दिलावर उन कपड़ों की तरफ हाथ बढ़ाए बगैर बोला।
अजीब मंतक है भाई, तुम्हारी नहीं लेना तो ना लो, जाओ ये सारे बैग्स गाड़ी में रख कर आओ। मिशी उसकी बिला वजह की खुददारी ज़रा पसंद नहीं आई थी, इसीलिए अखड़े हुए लहजे में बोलती हुई वो शेर दिल के लिए रेस्ट वॉच देखने लगी। दिलावर सारे बैग्स गाड़ी में रख कर जब वापस आया तो उसकी नज़र दो लड़कों पर पड़ी जो अपने मोबाइल से मिशी की तस्वीर ले रहे थे। इन दोनों की हरकत पर दिलावर को गुस्सा आने लगा। ये क्या बेगैरती कर रहे हो तुम दोनों खड़े हुए? शर्म नहीं आती किसी इज्जतदार लड़की की तस्वीर बनाते हुए? दिलावर उनके सरों पर पहुंचकर उन दोनों लड़कों से बोला, ओ भाई तू है कौन और ये लड़की इज्जतदार तेरी लगती क्या है? चल भाई रास्ता नाप अपना यहाँ से, आया बड़ा हीरो कहीं का। उनमें से एक लड़का दिलावर को देखता हुआ बोला, अभी के अभी ये तस्वीर डिलीट करो अपने मोबाइल से। आसान ज़बान में समझा रहा हूँ, वरना दूसरे अंदाज में समझाने पर आया तो तुम दोनों बहुत पछताओगे। दिलावर गुस्से में उनमें से एक लड़के का गिरेबान पकड़ता हुआ बोला, जिस पर दूसरे लड़के ने दिलावर को पीछे धकेल दिया। पहला लड़का अपने साथी की दुर्गत बनता देखकर डर के मारे तस्वीर डिलीट कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद वो दोनों ही लड़के दिलावर के शर से बच नहीं पाए। मिशी जो हर बात से बेखबर शेर दिल के लिए रेस्ट वॉच पसंद कर रही थी, शोर शराबे की आवाज़ पर अचानक उन लोगों की तरफ मुतवज्जो हुई और दिलावर को शदीद गुस्से में उन दोनों लड़कों को मारता हुआ देखकर हक तक रह गई। दिलावर छोड़ो उसे, दिलावर मैं कह रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? छोड़ो उसका गिरेबान। एक को वो बुरी तरह मार मार कर बेहाल कर चुका था, जबकि दूसरे का गिरेबान पकड़े उसके मुंह पर थप्पड़ मारे जा रहा था। मिशी वहाँ पहुंचकर बीच बचाव करने की गर्ज से दिलावर से बोली, जो मिशी की बात सुने बगैर उस लड़के को बुरी तरह मारे जा रहा था। तब मिशी गुस्से में दिलावर का बाजू पकड़कर उसे रश से निकालकर ऐसी जगह पर ले आई जहाँ रश कम था। होश में हो तुम दिलावर? क्यों वैशी जानवर बने पड़े हो? आखिर क्या बिगाड़ दिया उन दोनों लड़कों ने तुम्हारा? मिशी दिलावर पर गुस्सा करती बोली, क्योंकि लोग अब पलट पलकर उन दोनों को देख रहे थे। मिशी बीबी, उन दोनों लड़कों ने आपके बारे में बहुत घटिया अल्फाज किए थे जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुए, तभी मुझे गुस्सा आ गया उन पर, और वो आपके अपने मोबाइल से तस्वीरें भी बना रहे थे। दिलावर को मालूम था कि वो लड़का मिशी की तस्वीर डिलीट कर चुका है, मगर इसके बावजूद उसके साथी ने मिशी के बारे में बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो दिलावर को तैश दिला गए थे। लेकिन इस वक्त मिशी को गुस्से में देखकर उसे ठंडा होना पड़ा। व्हाट? उन्होंने मुझे जो भी बोला, तुम्हें क्या ज़रूरत थी यूँ सरेआम दूसरे लोगों के सामने जहालत का मुजाहरा करने की? मुझे बोले घटिया अल्फाज? क्या तुम्हें आकर चिपक गए थे? बिला वजह भाई ने तुम्हें यहाँ मेरे साथ भेज दिया। मिशी दिलावर को डांटती हुई बोली, क्योंकि उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। जबकि दिलावर हैरत ज़दा होकर मिशी को देखता हुआ बोला, आप मालिक की छोटी बहन हैं, उनकी इज्जत है। अगर कोई आपकी तरफ बुरी नज़र उठाकर देखेगा या आपको कुछ बुरा बोलेगा तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा? दिलावर, जो उसके सामने हमेशा एहतरामन नज़र झुका कर बात करता था, मिशी को देखता हुआ बोला, जिस पर मिशी की तेवरी पर बल नमूदार हुए, ओ मिस्टर, अपनी हद में रहो। मैं तुम्हारे मालिक की छोटी बहन हूँ ना कि तुम्हारी। नहीं है तुम्हारी इज्जत हूँ मैं, जो तुम इतने जज्बाती होकर ड्रामेबाजी कर रहे हो। आइंदा अगर मेरे सामने इस किस्म के डायलॉग्स बोले तो अच्छी तरह बताऊँगी फिर मैं तुम्हें। मिशी दिलावर से बोलती मॉल से बाहर जाने लगी, जबकि दिलावर शर्मिंदगी से सुर्ख चेहरा लिए बाहर जाती मिशी की पुश्त को देखता रह गया। अजीज़, तुम एक डॉक्टर के अलावा मेरे अच्छे दोस्त भी हो, इसलिए जो कुछ मेरी रिपोर्ट्स में आया है मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मुझे बिल्कुल सच सच बताओ सब। फ़हीम अजीज़ को लिविंग रूम की बजाय अपने कमरे में लाता हुआ उससे पूछने लगा। फ़हीम ने अजीज़ की आमद पर और उसके उतरे हुए चेहरे को देखते ही बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि मामला कुछ पेचीदा नोयत का है। फ़हीम, अब कैंसर का इलाज मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें हौसले से काम लेना है। डॉक्टर मैथ्यूज़ लंग्स कैंसर के माने जाने हुए डॉक्टर हैं। मैंने उन्हें तुम्हारी तमाम रिपोर्ट्स ईमेल की हैं। अजीज़ जितने मायूस अंदाज में उसको हौसला दे रहा था, फ़हीम उसकी शक्ल देखता हुआ मुस्कुरा गया। लंग्स कैंसर? फ़हीम आहिस्ता आवाज़ में बुड़बुड़ाया तो अजीज़ खामोशी से उसका चेहरा देखने लगा। कितना वक्त बचा है मेरे पास? फ़हीम ने खुद ही खामोशी को तोड़ते हुए अजीज़ से अगला सवाल पूछा। तुम अभी से मायूस हो रहे हो? तुम्हें इस वक्त हालात का मुकाबला डट कर? अजीज़ फ़हीम को हौसला देता हुआ बोला तो फ़हीम ने उसकी बात काटी। मैंने हमेशा हालात का डट कर मुकाबला किया है, अपनी बीवी के जाने के बाद भी और हानिया की अकेले परवरिश करते वक्त भी। अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं अपनी बीमारी को लेकर डर रहा हूँ इसलिए तुमसे अपने पास बचे वक्त का पूछ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। मुझे फ़िक्र है तो सिर्फ अपनी औलाद की। तुम जानते हो अजीज़, हानिया मेरी इकलौती बेटी है, मेरे अलावा उसका दुनिया में और कोई अपना नहीं है। अपने जाने से पहले मैं उसको महफूज हाथों में सौंपना चाहता हूँ। अपनी बीमारी का सुनते ही फ़हीम को हानिया के मुस्तकबिल की फ़िक्र होने लगी। तभी एक मरतबा फिर वो अजीज़ से अपने पास बचे वक्त के बारे में पूछने लगा। 3 से 4 महीने, अजीज़ आहिस्ता आवाज़ में बोला।
एक बार फ़हीम फिर परेशान हुआ और ख़ामोश हो गया। अजीज़ ने आगे बढ़कर फ़हीम का शाना थपथपाया और फ़हीम को हौसला देना चाहा, जिस पर वो उदासी से मुस्कुराता हुआ अजीज़ को देखने लगा। हानिया के लिए ये बेहतर नहीं है कि तुम हानिया की खातिर एक मर्तबा दोबारा भाभी से रब्ता करो। अजीज़ के मशवरे पर फ़हीम ने सर झटका। वो औरत अपनी दुनिया में मगन और खुश है अजीज़। उसे मेरी औलाद से कभी भी दिली लगाव नहीं रहा, ना तो उसकी पैदाइश के वक्त ना उसके बचपन में। तो अब क्या होगा? मैं कुछ बेहतर ही सोचूंगा हानिया के लिए। फ़िलहाल ये बात तुम हानिया को मालूम नहीं होने देना। फ़हीम आखिरी बात राजदराना अंदाज में अजीज़ से बोला। आखिर ऐसी बात कौन सी है जो हानिया से छुपाई जा रही है? हानिया फ़हीम के कमरे में आती उससे पूछने लगी। हानिया के अंदाज से मालूम हो चुका था कि वो उन दोनों की पूरी बात नहीं सुन पाई थी। एक तो ये लड़की भी ना बचपन से ही दबे पांव बिल्लियों की तरह कमरे में आती है। अच्छे खासे सरप्राइज बर्थडे का सत्यानाश हो गया। फ़हीम अपने चेहरे के तासुरात पर खफगी लाकर जल्दी से बात बनाता हुआ बोला, जिस पर हानिया और अजीज़ दोनों ही हंस दिए। बल्कि अजीज़ दिली दिल में अपने दोस्त के हौसले को सलाम करने लगा। मौत की खबर सुनने के बावजूद वो अपनी औलाद की खातिर मुस्कुरा रहा था। कुछ सोचकर अजीज़ जल्दी से बोला, अब जब हानिया का बर्थडे सरप्राइज़ नहीं रहा तो हानिया को उसके मिलने वाले गिफ्ट के बारे में भी बता दो फ़हीम यार। सुन लो भाई, मेरे दोस्त ने आपके लिए एक अच्छा सा लड़का तलाश किया जिसे ये आपसे आपकी बर्थडे वाले दिन मिलवाया जाएगा, जो मुस्तकबिल में आपका दूल्हा कहलाएगा। अजीज़ के अचानक बोलने पर हानिया और फ़हीम दोनों हैरत ज़दा हुए, मगर फ़हीम जल्दी से अपने तासुरात छुपाता हुआ मुस्कुराने लगा, जबकि हानिया हैरत से फ़हीम और अजीज़ को देखने लगी। बस हो गई आपकी बर्दाश्त ख़त्म? इतना ही बर्दाश्त कर सकते थे आप मुझे? मैं पहले ही बता रही हूँ बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। नहीं करनी है मुझे किसी से शादी। हानिया एकदम सीरियस होकर बोली। उसने शादी के नाम पर फ़हीम के कंधे पर सर रखकर रोना शुरू कर दिया, जिस पर फ़हीम परेशान होकर अजीज़ को देखने लगा। अरे कमज़ोर दिल की लड़की, मैं तो आपको बड़ा बहादुर समझता था। कौन सा आपकी शादी अभी कर रहे हैं आपके बाबा, जो आप यूँ रोने धोने की बैठ गई हैं? भाई मैं जानता हूँ आपके असल हीरो तो आपके बाबा हैं, इसलिए मैंने उनको मशवरा दिया है कि आपके होने वाले दूल्हे को आपके बाबा इसी घर में दामाद बनाकर यहीं रख लें। अजीज़ हानिया को बहलाता हुआ बोला, जो फ़हीम के कंधे से सर उठाकर आंसू साफ कर रही थी। हीरो नहीं सुपर हीरो है मेरे लिए मेरे बाबा। आप दोनों बस शादी की बातें मत करिए मेरे सामने, वरना मेरा दिल उदास होने लगेगा। हानिया के बोलने पर अजीज़ और फ़हीम दोनों मुस्कुरा दिए। आओ सेठ अकबर, कैसे आना हुआ तुम्हारा मेरे ऑफिस में? अरे मैं तो भूल ही गया, जुए में अपना सब कुछ हारने के बाद अब तुम सेठ कहाँ रहे हो? सुना है दिवालिया निकल गया तुम्हारा। खैर कहो कैसे आना हुआ? शेरदिल जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था सेठ अकबर खान की आमद पर उससे बोला। शेरदिल की पुश्त पर खड़े दिलावर ने एक नज़र शिकस्ता हाल सेठ अकबर पर डाली, जिसकी कल तक गर्दन की अकड़ ही ख़त्म नहीं होती थी। मैं तुमसे इसी सिलसिले में बात करने आया हूँ, बल्कि ये समझ लो मोहलत मांगने आया हूँ। तुमसे ली हुई रकम मुझे वापस लौटाने में थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे 6 माह का वक्त चाहिए शेरदिल। सेठ अकबर खान ने बगैर कोई तमहीद बांधे सीधे शेरदिल से काम की बात कर डाली। वो बहुत पुरुमीद होकर शेरदिल के पास उसके ऑफिस आया था, जबकि वो जानता है शेरदिल जैसे आदमी से अच्छे की उम्मीद रखना भी बेवकूफ़ी ही थी, लेकिन वो बहुत बेबस और मजबूर हो चुका था। 2 करोड़ की रकम को तुमने काफ़ी हल्का ले लिया है अकबर खान। अगर मैं भी तुम जैसों को मोहलत देता रहा तो यूं ही खुद किसी दूसरे के सामने मजबूर और बेबस बैठा चंद माह की मोहलत मांगता रहूँगा। मुझे मेरी रकम वापस चाहिए, वो भी 2 दिन के अंदर। मैं तुम्हें मज़ीद वक्त नहीं दे सकता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। शेरदिल सामने बैठे शख्स से 2 टोक लहजे में बोला, क्योंकि वो जानता था ये मस्कीन दिखने वाला आदमी अंदर से बहुत मकार था। शेरदिल खुदारा मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा हुआ। मैं जुए में सब कुछ हार चुका हूँ, अब अपना घर बेचने की देर है। मेरे पास ऐसी कोई कीमती शय नहीं जो मैं तुम्हारे पास गिरवी रखवा सकूँ। तुम अगर मुझे चंद माह की मोहलत दे देते हो तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारी एक एक पाई तुम्हें वापस लौटा दूंगा। सेठ अकबर खान शेरदिल की इस तरह मन्नत समाजत कर रहा था जैसे अब अगर शेरदिल नहीं माना तो वह शायद उसके पांव पकड़कर रोने लग जाता। दिलावर खामोश खड़ा उस बेबस और लाचार इंसान को देखने लगा जो कल तक अपने आप को किसी फिरौन से कम नहीं समझता था। अकबर खान, तुम कुछ भूल रहे हो। तुमने कहा तुम्हारे पास कोई कीमती चीज़ नहीं बची जो तुम मेरे पास गिरवी रखवा सको, जबकि तुम्हारी एक अदद जवान बेटी भी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कर्जा अदा हो जाए तो हम उसके मुतालिक डील कर सकते हैं। शेरदिल कुर्सी पर झूलता हुआ उसे कुछ याद दिलाता हुआ बोला। सेठ अकबर शेरदिल की बात सुनकर सन्नाटे में आ गया, जबकि दिलावर अपने मालिक को देखने लगा।
मैं समझ गया शेरदिल, तुम अभी भी ख्वाहिशमंद हो मेरी बेटी रिदा से शादी करने के लिए। तुमसे रिश्तेदारी करना मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए अब की बार रिदा को राज़ी कर लूँगा। सेठ अकबर खान शेरदिल की बात का मफहूम समझकर खुश हो गया। उसकी तो किस्मत ही खुल उठ जाती अगर शेरदिल उसका दामाद बन जाता। ये बेवकूफ़ों की निशानी होती है अकबर खान, जो बात का मतलब अपने मुफाद के लिए निकाल कर खुद ही खुश हो जाते हैं। मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, ना ही 3 माह पहले मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश थी। मेरी माँ मेरी मर्ज़ी बगैर जाने, बगैर मेरी इजाज़त के तुम्हारे घर तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेकर गई थी, और जो लड़की मेरे रिश्ते से इनकार कर चुकी हो उसको मैं अपनी इज्जत बनाकर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा। शायद दीवाना समझ लिया तुमने मुझे। शेरदिल कुर्सी पर झूलने के साथ हंसता हुआ सेठ अकबर खान से बोला, तो फिर तुम कहना क्या चाहते हो? किस डील की बात कर रहे हो तुम? थोड़ी देर पहले छाई सेठ अकबर खान के चेहरे पर खुशी गायब हो चुकी थी। वो संजीदा लहजे में शेरदिल से पूछने लगा, तुम्हारा कर्जा आधा हो सकता है, मतलब अगर तुम 2 करोड़ की बजाय 6 माह बाद मुझे 1 करोड़ की रकम दोगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें 1 रात के लिए अपनी बेटी को मेरे हवाले करना होगा। शेरदिल ने जितने तहम्मुल से कुर्सी पर झूलते हुए सेठ अकबर खान से ये बात बोली थी, सेठ अकबर खान उतने ही जलाल के साथ चीखता हुआ कुर्सी से उठकर शेरदिल की तरफ बढ़ा, मगर उससे पहले दिलावर अकबर खान के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। मेरे ऑफिस में खड़े होकर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं अकबर खान, वरना तुम्हें यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। ये ऑफ़र स्पेशली सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारी जगह कोई गैरतमंद बाप मेरे दर पर खड़ा होता तो मैं उससे ये बात कभी भी नहीं बोलता। मैं आदमी को देखकर जान जाता हूँ कि वो कितने पानी में है। अपनी बीवी की दलाली करने वाला इंसान अपनी बेटी की भी दलाली आसानी से कर सकता है। जाओ, जाकर अपनी बेटी को तैयार करो कि वो मेरे साथ एक रात गुजारे, नहीं तो 2 दिन बाद मेरी रकम मुझे वापस लौटा दो। शेरदिल 2 टोक लहजे में बोला तो सेठ अकबर के चेहरे पर एक रंग आया और दूसरा जाने लगा। थोड़ी देर बाद वो कुछ बोलने के काबिल हुआ। कहाँ भेजना है रिदा को? मेरा मतलब तुम्हारे घर या फिर किसी होटल? सेठ अकबर खान ने पूछते हुए शेरदिल से नज़रें नहीं मिलाई थी। सिर्फ दिलावर शेरदिल को देखने लगा, जिसके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट रक्सा थी। मेरा आदमी तुम्हारी बेटी को हफ्ते की रात आकर तुम्हारे घर से ले जाएगा और सुबह वापस तुम्हारे घर छोड़ जाएगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरा काफ़ी कीमती वक्त ज़ाया हो चुका है। शेरदिल खरे लहजे में बोला तो सेठ अकबर खान उससे नज़रें मिलाए बगैर उसके कमरे से जाने लगा। शायद नज़रें तो अब वो उससे कभी ज़िंदगी में नहीं मिला पाता, जिसके हाथों उसने अपनी बेटी का आज सौदा किया था। जाते जाते एक बात अच्छी तरह जान जाओ अकबर खान, शेरदिल इतना बेखबर नहीं है जितना तुमने उसको समझ लिया है। अगली बार अगर मुझ पर किसी से कातलाना हमला करवाना हो तो आदमी वफादार ढूंढना। शेरदिल की बात सुनकर सेठ अकबर खान रुका नहीं, वहाँ से चला गया। इतने सालों में आज पहली बार देख रहा हूँ मालिक, आपको किसी मजबूर इंसान की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए। गुस्ताखी माफ़। सेठ अकबर खान के कमरे से जाने के बाद जब शेरदिल पैकेट से सिगरेट निकालने लगा तो दिलावर लाइटर की मदद से उसकी सिगरेट जलाता हुआ बोला, दिलावर अगर अकबर खान मजबूर इंसान होगा तो मेरे पास अपनी बेटी को भेजने के बजाय खुदकुशी करना पसंद करेगा, मगर मैं जानता हूँ वो एक बुज़दिल इंसान है। और दूसरा ये कि शेरदिल ना तो अपनी इंसल्ट करने वाले को माफ़ करता है, ना ही अपने दुश्मन को। उसने मुझे मरवाने की कोशिश की, जिसका हर्जाना तो भरना पड़ेगा उसे। शेरदिल दिलावर से बोलता हुआ सिगरेट पीने लगा, जबकि दिलावर उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। मिशी आराम से बेड पर औंधे मुँह लेटी हुई किताब पढ़ रही थी। तब उसके कमरे के बंद दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाओ। यूं ही लेटी हुई मिशी ने आवाज़ लगाई तो कमरे का दरवाज़ा खुला। कमरे के अंदर दाखिल होता दिलावर मिशी को बेतकल्फ़ी से औंधे मुँह लेटा हुआ देखकर वहीं रुक गया। क्या सेल ख़त्म हो गया तुम्हारे, जो कमरे के अंदर आते आते रुक गए? अब शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? कमरे में भी आ चुको? मिशी दिलावर को देखकर बेजार से लहजे में बोली तो दिलावर कमरे में चला आया। बेगम साहिबा बोल रही थी आपने मुझे अपने कमरे में आने का कहा था। दिलावर मिशी को दोबारा किताब पढ़ते देखकर गला खनखारता हुआ बोला तो मिशी ने सर उठाकर उसको देखा, जो उसके बजाय दीवार को देख रहा था। क्या नज़र आ रहा है तुम्हें इस खाली दीवार में? मिशी किताब बंद करके उठकर बैठती हुई दिलावर के अंदाज पर चिढ़कर उसे पूछने लगी। आपकी तरफ इस तरह कैसे देख सकता हूँ मैं? दिलावर ने अपनी नज़रें झुकाकर मिशी को उसके हुलिये का एहसास दिलाना चाहा तो मिशी की नज़रें अपने दुपट्टे पर पड़ी, जो इस वक्त उसके तन पर नहीं बल्कि सोफे पर पड़ा हुआ था। तो तुम इंतज़ार कर रहे हो मेरे बोलने का? मुझे दुपट्टा उठा कर दो।
मिशी दिलावर को डांटती हुई बोली। चारों नचार वो सोफे पर पड़ा हुआ दुपट्टा उठाकर उसे थमा चुका था। जब मिशी दुपट्टा ओढ़ रही थी तब दिलावर के गुस्ताख नज़र उसके हसीन सरापे पर पड़े। दिलावर ने जल्दी से अपनी नज़रों का जाविया दूसरी सिमत कर लिया। जब भी वो इस लड़की के दमकते हुए रूप को देखता तब उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता। वो फ़ौरन अपनी नज़रें दूसरी सिमत कर लेता। ये पेंटिंग देख रहे हो? तुम्हें ये पेंटिंग इसी खाली दीवार पर लगानी है, मगर अभी नहीं, कल जब मैं कॉलेज जाऊँ तब। मिशी टेबल पर रखी हुई पेंटिंग की तरफ इशारा करती हुई बोली, ताकि उसे बुलाने का मकसद वाज़ेह हो जाए। ठीक है, कल आपका ये काम हो जाएगा। दिलावर मिशी से बोलता हुआ उसके कमरे से जाने लगा। रुको अभी, मैंने तुम्हें जाने का हुक्म थोड़ी दिया है। मिशी दिलावर को जाता हुआ देखकर एकदम बोली तो दिलावर अपने कदम रोककर मिशी को देखने लगा। मिशी बेड से उठकर चलती हुई सामने सोफे पर आकर बैठी। यहाँ आओ और मेरे पाँव से ये इंगिल्ट उतारो। मिशी के इस अनोखे काम के बोलने पर वो एकदम बुखलाया और होंक बना उसको देखता हुआ पूछने लगा, जी मैं उतारूं आपके पाँव से ये पायल? दिलावर मिशी को देखकर कंफर्म करता उससे पूछने लगा कि मिशी ने ये कॉल उसी से कहा है। जी साईं, आपसे ये काम बोला है। यहाँ आपको अपने अलावा और कोई दूसरा बंदा नज़र आ रहा है? मिशी दिलावर के अंदाज पर मीठा सा तंज करती हुई दिलावर से पूछने लगे तो दिलावर चलता हुआ मिशी के पास आया और नीचे मिशी के कदमों की तरफ झुककर उसके सफ़ेद कबूतर जैसे पाँव से पायल उतारने लगा। शायद इसका लॉक ख़राब है, सिरा मिल नहीं रहा मुझे। दिलावर उसके सफ़ेद पाँव से अपनी तवज्जो पायल की तरफ मरकूज़ करता बोला। मिशी को बताने लगा, तभी तो तुमसे बोला है बुद्धू, वरना ये काम मैं खुद ना कर लेती, मगर तुम भी सच में साईं निकले। चलो अब भागो यहाँ से। मिशी बदमज़ा सी होकर अपने पाँव पीछे करती दिलावर से बोली, मालिक मुझे हर फन मौला ऐसे ही कहते, आप दिखाइए अपना पाँव, खुल जाएगा ये लॉक। मिशी इस तरह बोलने पर दिलावर ने उसका पाँव पकड़ने की जसारत करते हुए अपने घुटने पर रखा तो मिशी सोफे से नीचे बैठे दिलावर को देखने लगी। वो किसी घर के मुलाजिम को यूँ खुद से फ्री होने या अपने पाँव को छूने की इजाज़त नहीं देती, मगर उसके सामने बैठा ये मर्द इंतहा का कोई शरीफ था जो मुश्किल से कभी उसकी तरफ नज़रें उठा लेता। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? मिशी जो सोचती हुई दिलावर से पूछने लगी। दिलावर ने चौंक कर अपनी नज़रें उठाते हुए मिशी को देखा जो उसी को देख रही थी। नहीं बीबी जी, मैं ऐसे शौक नहीं रखता। दिलावर मिशी से बोलता हुआ दोबारा पायल की तरफ मुतवज्जो हुआ तो मिशी झट से बोली, लो जी, राशिदा के तो एक छोड़ो दो दो बॉयफ्रेंड्स हैं। एक से अपने मोबाइल पर इजी लोड करवाती है और पैकेज करने के बाद दूसरे से सारी रात बातें करती है, खुद बता रही थी मुझे। और एक तुम इतने बड़े घोड़े होकर एक गर्लफ्रेंड नहीं बना सके। मिशी की बात पर दिलावर के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई जिसे वो संजीदगी में ढालता हुआ बोला, ऊपर वाला राशिदा के दोनों बॉयफ्रेंड्स को अक्ल और राशिदा को हदायत दे, और इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है इस बारे में। दिलावर के बोलने पर मिशी अफसोस करती उससे बोली, तुम तो ऐसा ही बोलोगे, तुम्हारे पास खुद जो गर्लफ्रेंड नहीं है। खैर इसमें तुम्हारी भी क्या गलती, भाई तुम्हारी जान ही नहीं छोड़ते, हर जगह अपने साथ चिपकाए रखते हैं। मालूम नहीं शादी के बाद तुम्हारी बीवी का क्या होगा। मिशी की बात पर वो चाह कर भी मुस्कुराहट नहीं छुपा सका। ये ले मिशी बीबी, लॉक खुल गया, मैं अब जाऊँ? दिलावर उसकी बात पर अपनी राय देने के बजाय कमरे से जाने की इजाज़त मांगने लगा। मुझे बाद में ये एहसास हुआ उस दिन तुमने उन दोनों लड़कों को सही धुलाई की थी। मैंने तुम पर गुस्सा करके गलत किया, मुझे उस दिन तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मिशी के बोलने पर दिलावर की नज़रें मिशी के चेहरे पर ठहर गई। वो मिशी को देखे बिना कुछ बोले खामोशी से उसके कमरे से चला गया। क्या हुआ, बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दी? रात के पहर हानिया अपनी सहेली की शादी के फंक्शन से वापस घर आ रही थी तो अचानक रास्ते में गाड़ी रोकने पर ड्राइवर से पूछने लगी, लगता है मैडम इंजन में खराबी हो गई है, आसपास तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, आप गाड़ी के दरवाजे अच्छी तरह लॉक कर लें, यहाँ थोड़ी दूर फासले पर शॉप है, मैं बस जल्दी से किसी लड़के को लेकर वापस आता हूँ। ड्राइवर हानिया को हदायत देता हुआ वहाँ से चला गया क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और रास्ता भी खासा वीरान था। ड्राइवर के जाने के बाद थोड़ी देर बाद ही हानिया के मोबाइल पर फ़हीम की कॉल आने लगी। जी बाबा, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी, गाड़ी अचानक ख़राब होगी जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लगेगा। हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? उसे फ़हीम की सही से आवाज़ नहीं आ रही थी, तभी उसे गाड़ी से बाहर निकलना पड़ा क्योंकि फ़हीम हानिया की इतनी देर घर न आने की वजह से फ़िक्रमंद हो चुका था। फ़हीम से बात करके वो वापस गाड़ी में बैठ रही थी तभी अचानक एक बाइक उसके बेहद करीब आकर रुकी। अंदर गाड़ी में कहाँ जा रही हो? पहले अपना मोबाइल और ये ज्वेलरी उतार कर हमारे हवाले करो।
बाइक पर मौजूद दोनों लड़के बाइक से उतरकर हानिया से बोले। उनमें से एक लड़के ने हानिया का रास्ता रोका हुआ था, दूसरे लड़के ने उसके हाथ में मौजूद मोबाइल छीन लिया। उन दोनों के पास कोई हथियार मौजूद नहीं था, लेकिन हानिया डर के मारे अपने कानों में मौजूद डायमंड की ईयररिंग उतारने लगी, क्योंकि सड़क पर पूरी तरह सन्नाटा था। वो दोनों लड़के ही अजीब नज़रों से एक दूसरे को इशारा करते हुए हानिया के रूप को देखने लगे। कहाँ जा रही थी इतनी रात को जाने मन? थोड़ा सा टाइम हम दोनों को भी दे दो। बेशक पेमेंट हम दोनों से अलग अलग ले लेना। हानिया से ज्वेलरी लेने के बाद उनमें से एक लड़का हानिया का गाल अपने हाथ से छूता हुआ बोला, जिसे हानिया ने खौफ के बावजूद ज़ोर से दूर झटका। खबरदार, अपना गंदा हाथ मत लगाओ मुझे। जो तुम्हें चाहिए था वो मिल चुका है, जाओ यहाँ से। डर के बावजूद वो अपना लहजा मजबूत करती बोली तो वो दोनों मकरू हंसी हंसने लगे। अब सिर्फ हाथ लगाने पर थोड़ी गुजारा करेंगे हम। सिर्फ मोबाइल और इन कानों के झुमकों से क्या होता है? अभी तो और भी कुछ तुमसे लेना है। पकड़ कर गाड़ी में डाल इसे। उनमें से एक लड़का कमीनगी से बोलता हुआ आखिरी जुमला अपने साथी से बोला। वो हानिया के फरार होने से पहले हानिया को पकड़ चुका था। छोड़ो मुझे। नहीं, प्लीज़ छोड़ो मुझे। हानिया उससे अपना आप छुड़ाती हुई चीखने के साथ रोने लगी, क्योंकि वो लड़का उसको खींचता हुआ गाड़ी की पिछली सीट पर ले जा रहा था, जबकि दूसरा लड़का हानिया के खौफ से चीखने पर जोर से हंस रहा था। इतने में दूर से पराडो आती दिखाई दी, जिस पर हानिया के साथ वो दोनों लड़के भी चौकन्ना हुए। जल्दी से डाल इसे गाड़ी में, पहला लड़का घबराकर अपने साथी से बोला। दूसरा लड़का भी सामने से आती पराडो को देखकर बुखला चुका था, जिसकी वजह से उसकी हानिया पर उसकी गिरफ्त ढीली हुई। हानिया इस मौके का फ़ायदा उठाती उस लड़के के चुंगल से निकलकर उस गाड़ी की तरफ भागी। गाड़ी में मौजूद शेरदिल हानिया को अपनी सिमत आता देखकर गाड़ी को ब्रेक लगा चुका था। वो पहली नज़र में दूर से ही हानिया को पहचान चुका था। ये वही लड़की थी जिसने भरे मजमे के सामने उसके मुंह पर तमांचा मारा था, लेकिन इस वक्त वो शदीद घबराई हुई लग रही थी और रो रही थी। बगैर दुपट्टे के उसकी गाड़ी के पास खड़ी शेरदिल की नज़रें उन दोनों लड़कों पर पड़ी जो हानिया की तरफ बढ़ रहे थे। शेरदिल भी तेज़ी से अपनी गाड़ी से बाहर निकला। वो पूरा सीन खुद समझ चुका था। इस लड़की को हाथ लगाने से पहले मैं तुम दोनों को आगाह कर देता हूँ, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी इस लड़की को छूने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों के साथ वो करूँगा जिसको सोचकर तुम दोनों बहुत दिनों तक पछताओगे। हानिया की मदद तलब नज़रों को अपनी तरफ उठता देखकर शेरदिल ने उन दोनों लड़कों को वार्निंग दी। हम दो हैं और तुम एक, इसलिए लड़की को देखकर ज़्यादा डायलॉग मारने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा शिकार है, तुम चलते बनो यहाँ से। उनमें से एक लड़का दिलेरी से बोलता हुआ शेरदिल के करीब आया और जानबूझकर उसने शेरदिल के सामने हानिया का हाथ पकड़ना चाहा, मगर उससे पहले शेरदिल ने उस लड़के का हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर उस लड़के का रुख अपनी जानिब करते हुए उसके मुंह पर ज़ोरदार मुक्का जोड़ दिया, जिसे देखकर दूसरा लड़का भी शेरदिल की जानिब उसको मारने के लिए बढ़ा। हानिया घबरा कर पीछे हुई। उसकी नज़रें दूर से आते अपने ड्राइवर पर पड़ी। वो रोती हुई वहाँ से भागी। प्लीज़ जल्दी से घर चलो, मुझे बाबा के पास जाना है। ड्राइवर को परेशान सा अपनी जानिब आता देखकर वो रोती हुई बोली। ड्राइवर खुद भी सूरत हाल समझता हुआ हानिया को वहाँ से जल्द देकर निकल गया। जब तक शेरदिल उस दोनों लड़कों का कचुम्बर निकाल कर उन्हें अधमुआ कर चुका था, तब तक हानिया वहाँ से जा चुकी थी, मगर उसका आसमानी रंग का दुपट्टा वहीं सड़क पर पड़ा रह गया, जिसे शेरदिल उठाकर सबसे दांत पीसता रह गया। तुम्हें जल्द या फिर देर से ही सही, मगर ढूंढ निकालूंगा। शेरदिल हाथ में पकड़े दुपट्टे को देखते हुए बोला। उस दुपट्टे की महक अपने अंदर उतारता वो हानिया का दुपट्टा लेकर अपनी गाड़ी की जाने बढ़ा। जो वाक़या उसके साथ पेश आया था, वापस घर आने के बाद उसका दिल खौफ से कांप रहा था। आज अगर वो शख्स यूँ अचानक अपनी गाड़ी रोककर उसकी मदद न करता तो न जाने वो दोनों लड़के उसका क्या हशर करते। ये सोचकर हानिया ने खौफ से झरझरी ली। वो इस वक्त इतनी ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी कि उस शख्स का शुक्रिया किए बिना वहाँ से फ़रार हो गई। ड्राइवर को भी उसने सख्ती से ताकीद की थी कि इस वाक़ये के बारे में उसके बाबा को मालूम ना होने दे, क्योंकि हानिया नहीं चाहती थी फ़ाहिम किसी भी तरह की टेंशन ले। वैसे भी चंद महीनों से वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था। उस टेंशन और खौफ में वो अपना दुपट्टा भी उठाना भूल चुकी थी। न जाने कब ड्राइवर ने उसका कीमती सेलफोन उठा लिया था, जो अब उसके पास महफूज था। हानिया अपने जहन को रिलैक्स करती चेंज करने चली गई। जब वो वापस बेड पर लेटी तो उसे वही शख्स याद आने लगा, पहली मुलाकात में जिसे उसने थप्पड़ मार दिया, और आज उसी की वजह से उसकी इज्जत बची थी। हानिया को अपने पहले गुस्से में किए गए अमल पर अफसोस होने लगा। ज़िंदगी में अगर दोबारा कभी मुलाकात हो गई तो मैं माफ़ी मांग लूँगी तुमसे, हानिया ने दिल में शेरदिल से कहा। भले वो पहली मुलाकात में अपना अच्छा तासुर कायम नहीं कर सका था, मगर दूसरी मुलाकात में वो हानिया के ऊपर अच्छा ऑप्शन छोड़ चुका था। आप इस वक्त यहाँ मेरे कमरे में, सब खैरियत तो है?
रात के पहर जब दिलावर को दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी तब उसने नींद में घड़ी में टाइम देखते हुए कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने मिशी को देखकर वो हैरत ज़दा होकर मिशी से पूछने लगा, जो बिना कुछ बोले उसके कमरे के अंदर दाखिल हुई। तो दिलावर हैरत से मुंह खोले मिशी की हरकत पर हैरान होकर उसको देखने लगा, क्योंकि रात के इस पहर घर के सभी अफराद सो चुके थे। मेरी शक्ल मत देखो, दरवाज़ा बंद करो, ज़रूरी बात करनी है तुमसे। मिशी दिलावर का हैरत से खुला हुआ मुँह देखती हुई उससे बोली, आप सिटिंग रूम में चलिए, मैं वहाँ आ जाता हूँ। दिलावर को मिशी का यूँ अपने कमरे में आना मुनासिब नहीं लगा था, इसलिए वो मिशी से बोला। मिशी उसको घूरती हुई कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर वो कमरे से बाहर निकलने के बजाय उसके कमरे का दरवाज़ा बंद कर चुकी थी, जिसके बाद दिलावर का दिल चाहा वो अपना सर पीट ले। मिशी चलती हुई उसके पास आकर ठहरी तो दिलावर ने एहतरामन अपनी निगाहें झुका ली। तुम मेरी हर बात की नफ़ी करना अपना फ़र्ज़ क्यों समझते हो? मिशी दिलावर के झुके हुए सर को देखकर पूछने लगी तो दिलावर ने नज़रें उठाकर मिशी को देखा, लेकिन वो मिशी की सुर्ख आंखें देखकर परेशान हुआ। आप, तबीयत ठीक है आपकी? दिलावर मिशी का चेहरा देखता हुआ पूछने लगा। टेंशन में हूँ, तुम बताओ टेंशन में इंसान को क्या करना चाहिए? मिशी अजीब मुस्तरिब सी हालत में दिलावर से पूछने लगी तो दिलावर उसके सवाल पर बुखलास आ गया। मैं आपको क्या मशवरा दे सकता हूँ? मैं तो अच्छा भला सो रहा था, यूँ रात में आप यहाँ कमरे में चली आई। सही पूछे तो आपको इस वक्त अपने कमरे में देखकर मैं टेंशन में आ चुका हूँ। दिलावर सीधे साधे अंदाज में मिशी को हकीकत बताता हुआ बोला तो मिशी खामोशी से उसे देखने लगे। यानी इस वक्त तुम भी टेंशन में हो? क्या करते हो दिलावर जब तुम टेंशन में होते हो? मिशी उससे पूछने लगे, जैसे उससे ज़्यादा संजीदा टॉपिक उसके लिए कोई दूसरा था ही नहीं। मैं टेंशन में क्या करता हूँ ये मैं आपको नहीं बता सकता, प्लीज़ बुरा ना मानिए, तो आप अपने कमरे में चली जाइए। दिलावर दोबारा अपना सर झुकाता हुआ मिशी से बोला तो मिशी को उस पर गुस्सा आ गया। मैं तुमसे इस वक्त इतने सीरियस टॉपिक पर बात कर रही हूँ और तुम मुझे अपने कमरे से निकल जाने के लिए कह रहे हो? क्या चाहते हो तुम? भाई से कहकर कल ही तुम्हें इस जॉब से फारिग करवा दूँ? मिशी गुस्से में उसको झिड़कती हुई बोली तो दिलावर ने अपना सर झुका लिया। वो तो मालिक इस वक्त आपको मेरे कमरे में देखकर खुद ही मुझे नौकरी से निकाल देंगे। दिलावर ज़रा से अपनी नज़रें उठाकर मिशी को देखता हुआ बोला, मगर जब उसने मिशी को अपनी जानिब देखता पाया तो खुद अपनी नज़रों का जाविया बदल गया। जब तुम टेंशन में होते हो तो तुम ऐसा क्या काम करते हो दिलावर जो तुम मुझे बताने से घबरा रहे हो? मिशी दिलावर को शक्की नज़रों से देखती हुई एक बार फिर उससे पूछने लगी। मिशी की बात सुनकर दिलावर मिशी के मशकूक अंदाज पर बौखलास आ गया। मुझे नहीं मालूम मिशी बीबी, आप क्या समझ रही हैं? मैं टेंशन में कोई ऐसा काम नहीं करता जिसे बताने में मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। मैं टेंशन में गुनगुना कर अपने आप को रिलैक्स करता हूँ। वो मिशी को घूरता हुआ वाज़िया जवाब देता बोला। आज पहली बार सामने खड़ी छोटी सी लड़की की आंखों में आंखें डालकर उसने कोई बात मुकम्मल बोली थी जो न जाने क्या समझकर क्यों उसको मशकूक नज़रों से देख रही थी। मतलब तुम टेंशन में खुद को गुनगुना कर रिलैक्स करते हो? ज़रा गुनगुना कर तो दिखाओ मुझे। मिशी की अगली बात सुनकर दिलावर हौंक बना उस लड़की को देखने लगा जो आधी रात को उसके कमरे में आकर उससे गाना सुनने की फरमाइश कर रही थी। आप मालिक की छोटी बहन है, भला मैं आपके सामने कैसे गुनगुना सकता हूँ? दिलावर दिल ही दिल में उस वक्त को कोसने लगा जब उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला था और ये लड़की उसके कमरे में चली आई थी। दिलावर, अगर तुमने मेरा हुक्म नहीं माना तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं गुस्से में तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। अपना सर मत झुकाओ, यहाँ मेरी तरफ देखो और गाना गाओ, ये मेरा हुक्म है। मिशी डांटने के साथ उसे हुक्म देती बोली तो दिलावर मिशी का चेहरा देखने लगा। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, इतनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से छलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। जब दिलावर ने अपनी फटी हुई आवाज़ में गाने का बेड़ा गर्क किया तो मिशी ने बहुत मुश्किल से संजीदा शक्ल बनाकर उमड़ आने वाला कहकर रुका, मगर दिलावर उसकी इतनी संजीदा शक्ल देखकर एकदम वजाहत देता बोला, सॉरी, आपने गाना गाने का हुक्म दिया था तो घबराहट में आपको देखकर कोई दूसरा गाना ज़हन में नहीं आया, यही गाना दिमाग में आया, आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। दिलावर के बोलने पर मिशी ने जब्त किया हुआ कहका लगाया तो दिलावर गौर से उसके खिलखिलाकर हंसते हुए चेहरे को देखने लगा। इतना ज़्यादा हंसने से उसका सफ़ेद रंग सुर्ख हो चुका था। उसने पहली बार उस लड़की के चेहरे को इतने गौर से नज़र भर कर देखा था। ओ गॉड दिलावर, तुम्हें देखकर कोई इमेजिन नहीं कर सकता तुम इतने बेसुरे भी हो सकते हो। अच्छे खासे गाने का सत्यानाश मारा है तुमने। मिशी अभी भी हंसती हुई बोले जा रही थी। दिलावर उसकी बात का बुरा माने बगैर मिशी को यूं ही तके जाने लगा। कसम से दिलावर, तुमने तो अपनी आवाज़ में गाना सुनाकर मेरी टेंशन ही दूर कर दी, अब मैं आराम से सो सकूंगी। मिशी बोलती उसके कमरे में जाने लगे। वैसे आपको टेंशन किस बात की थी? दिलावर हैरत करता हुआ उससे पूछने लगा। आज से पहले उसने मिशी से कभी कोई फालतू बात नहीं की थी, ना ही मिशी ने कभी बिला वजह में उससे कोई बात की थी। कल कॉलेज में ब्यूटी
कॉन्टेस्ट का ऑडिशन है और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उसमें सेलेक्ट हो पाऊँगी, इसलिए थोड़ी टेंस थी। मिशी का मूड इस वक्त अच्छा था। वो नॉर्मल अंदाज में दिलावर को बताने लगी, आप इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान थी? आप कल ज़रूर सेलेक्ट होंगी और इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नंबर 1 पोजीशन ही लेंगी। मैं शर्तिया बोल सकता हूँ और ऐसा ही होगा, आप देख लीजिएगा। दिलावर बेसाख्ता ही रवानी में बोल गया, जिस पर मिशी हंसती हुई नफ़ी में सर हिलाने लगी। तुम बिल्कुल पागल हो दिलावर। मिशी दिलावर को बोलती उसके कमरे से चली गई। आज यूनिवर्सिटी में कुछ अलग ही गहमा गहमी महसूस हो रही है। ऑडिटोरियम हॉल में स्पेशल अरेंजमेंट देखकर हानिया लाइबा से कहने लगी। वो दोनों थोड़ी देर पहले क्लासेस लेकर चहलकदमी करती हुई यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ जा रही थी। हफ्सा बता रही थी डीन के कुछ स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, शायद उनकी वजह से ये इंतज़ामात नज़र आ रहे हैं। लाइबा अपने साथ चलती हुई हानिया से बोली, मगर हानिया की नज़र सामने से आती हुई पराडो पर थी, जिसे देखकर उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। हानिया को रुकता देखकर लाइबा भी रुक गई और उस पराडो में से निकलने वाली शख्स को देखने लगी, जो उनकी तरफ मुतवज्जो नहीं था, बल्कि अपने साथ मौजूद दूसरे आदमी से बातों में मसरूफ़ ऑडिटोरियम की तरफ जा रहा था। क्या तुम उस शख्स को जानती हो? हानिया के चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट देखकर लाइबा उससे पूछने लगी। मेहरबान, एक मेहरबानी की थी इसने, बल्कि मुझे तो इसका शुक्रिया भी अदा करना है। हानिया की नज़रें अभी भी शेरदिल के चेहरे पर टिकी हुई थी, जो उसकी नज़रों से ओझल होकर दूर होता जा रहा था। मेहरबानी? और ये इंसान किसी पर करेगा? ये मशहूर ज़माना बदनाम आदमी है, दूसरों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाने वाला। इंसान कहलाने के तो लायक ही नहीं है ये। लाइबा हकारत से शेरदिल को देखती हुई बोली, तो हानिया अपनी नज़रें शेरदिल से हटाकर लाइबा को देखने लगी। ऐसा क्या कर दिया इसने तुम्हारे साथ जो तुम इस बेचारे को ऐसे बोल रही हो? हानिया हल्का सा मुस्कुराकर लाइबा से पूछने लगी, क्योंकि उसकी दोस्त ऐसे ही किसी को बुरा भला नहीं कहती थी, न बिला वजह किसी से नाराज़ होती थी। हानिया उसकी नेचर से वाकिफ़ थी। ये बेचारा नहीं है आनी, मेरी खालाजाद रिदा को तुम जानती हो ना, वहीं जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में होती है। इस बेगैरत शख्स ने खालू से रिदा का एक रात के लिए सौदा किया है, जिसके बदले ये मेरे खालू का आधा कर्जा माफ़ करेगा। हानी, मैंने तुम्हें बताया था अपनी खाला के बारे में, उन्होंने अपने शौहर के साथ अपनी औलाद की खातिर कैसी दर्दनाक ज़िंदगी गुजारी। अब खालू रिदा को मजबूर कर रहे हैं उस शख्स की ऑफ़र पर कि वो इस आदमी के साथ एक रात गुजारे। लाइबा की बात सुनकर हानिया के पूरे जिस्म में सनसनी की सी दौड़ लहर उठी। वो बिल्कुल खामोश होकर ऑडिटोरियम के खाली दरवाजे को देखने लगी, जहाँ अब शेरदिल मौजूद नहीं था। 3 दिन पहले जो अच्छा इमेज वो शख्स हानिया की नज़र में बना चुका था, अब वो इमेज दोबारा ख़राब हो चुका था, बल्कि पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। मैं चलती हूँ, ड्राइवर आ गया मेरा। हानिया लाइबा से बोलती वहाँ से चली गई। जब वो दिलावर के साथ वापस घर लौटा तो घर में अजीब सा शोर शराबा, रास्ता तेज़ आवाज़ बातें करती बाहर जा रही थी, जबकि रमला मिशी के कमरे का बंद दरवाज़ा बजाए जा रही थी। क्या हो रहा है ये घर में, इतना शोर क्यों मचा रखा है सबने? शेरदिल दरवाज़ा बजाते हुए रमला से पूछने लगा, तो शेरदिल की पुश्त पर खड़ा दिलावर मिशी के कमरे के बंद दरवाजे को देखने लगा। मिशी जब से कॉलेज से वापस आई है अपने आप को बंद करके बैठ गई है कमरे में। कितनी देर से दरवाज़ा खटखटाया जा रही हूँ, मालूम नहीं क्या हुआ है, दरवाज़ा खोल ही नहीं रही है। रमला परेशान होती हुई शेरदिल को बताने लगी, मिशी कमरे का दरवाज़ा खोलो, मसला क्या है तुम्हारे साथ? अब की बार शेरदिल कमरे का दरवाज़ा बजाने के साथ रोबदार लहजे में मिशी से पूछने लगा, तो एकदम से कमरे का बंद दरवाज़ा खुला। आखिर आप लोगों के साथ मसला क्या है, सुकून से रहने ही नहीं देते। अब अगर मुझे किसी ने भी डिस्टर्ब किया तो मैं बता रही हूँ, इस पंखे से लटक कर जान ले लूँगी अपनी। मिशी ने दरवाज़ा खोलते ही धमकी दी, और इससे पहले कोई कुछ बोलता वो दोबारा दरवाज़ा बंद कर चुकी थी, जिस पर शेरदिल गुस्से में रमला का परेशान चेहरा देखता हुआ बोला, ये सब आपके सर चढ़ाने का नतीजा है, जो ये इतनी बदतमीज़ हो चुकी है। अब अगर ये कमरे से बाहर नहीं निकली तो कोई ज़रूरत नहीं इसके कमरे में जाने की और इसके नखरे उठाने की। शेरदिल रमला को कहता हुआ अपने कमरे की जानिब चल दिया। रमला परेशान होकर दिलावर को देखने लगी, जो अभी भी मिशी के कमरे के बंद दरवाजे को देख रहा था, जहाँ से अब मिशी के रोने की आवाज़ कमरे से बाहर आ रही थी। मिशी की दोस्त को फ़ोन करके उससे पूछती हूँ कि कॉलेज में ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से मिशी इतनी परेशान है। रमला दिलावर से बोलती वहाँ से चली गई, जबकि दिलावर वहीं खड़ा मिशी के रवैये को सोचने लगा। कहीं जा रहे हो तुम? दिलावर ने बताया था कि आज तुम दोनों को कहीं जाना है। रात के डिनर के वक्त रमला शेरदिल के कमरे में आती हुई उससे पूछने लगी, जो कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। दिलावर मेरे साथ नहीं जा रहा, मुझे अकेले जाना है, एक ज़रूरी काम से। आप बोलिए, आपको क्या काम है? शेरदिल कफ के बटन बंद करता हुआ रमला से पूछने लगा, जो आम दिनों में भी किसी काम की वजह से ही उसके कमरे में आती थी, जैसे वो खुद शुरू से ही सिर्फ किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में रमला से बात करता था।
मिसेस शहवार की कॉल आई थी। बता रही थी कि एक बहुत प्यारी लड़की है, फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले मैंने सोचा था तुम्हारे लिए मजहबी लड़की ठीक रहेगी, मगर नमल थोड़ी सी मॉडर्न। रमला आगे कुछ बोलती, शेरदिल की संजीदा मगर सख्त निगाह पर वो खामोश हो गई। मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं है, जब होगा आपको बता दूंगा, शेरदिल बात ख़त्म करता हुआ बोला। चंद महीनों से रमला को उसकी शादी की फ़िक्र लाहक हो चुकी थी, क्योंकि जिस तरह की खबरें वो शेरदिल के मुतल्लिक अपने सर्कल में सुन रही थी, उसे शेरदिल की शादी बेस्ट ऑप्शन लगा था। अगर मेरी जगह यहाँ रहीला होती तो तुम उसके साथ भी ऐसा खुश रवैया रखते। रमला की बात सुनकर शेरदिल के कमरे से बाहर जाते कदम वहीं थमे। वो पढ़कर रमला को देखने लगा। आपकी जगह अगर यहाँ मेरी सगी माँ होती तो आप मेरा उनसे रवैया देखकर अपनी खुद की खुशकिस्मती पर नाज करती। मैंने और मिशी ने आपकी सगी औलाद ना होने के बावजूद भी हमेशा आपको वैल्यू दी है और रिस्पेक्ट दी है। ये बात आपके लिए भी काबिल फ़ख्र होनी चाहिए। और जो खबरें मेरे मुतल्लिक गर्दिश कर रही हैं उन पर कान धरने की ज़रूरत नहीं है आपको। शेरदिल रमला से बोलता हुआ वहाँ से चला गया। शर्म नहीं आती तुम्हें, शादीशुदा होकर गैर मर्दों के साथ ऐसी वाहियात तस्वीरें बनाते हुए। ज़मीर में गुस्से में अखबार अपनी बीवी रहीला के मुंह पर दे मारा, जिसमें रहीला अपने साथ अनवर सेठ की तस्वीरें देखकर हंसी। अनवर सेठ जिसका डायमंड का कारोबार था, वो आजकल रहीला पर काफ़ी मेहरबान था। तुम्हें बड़ी शर्म आती है उस रमला के साथ शूटिंग के बहाने वक्त गुजारते हुए। क्या मुझे नहीं मालूम तुमने उसे अपनी फिल्म में क्यों कास्ट किया है? क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? सब जानती हूँ मैं, रहीला रूबरू होकर ज़मीर से बोली। शादी करने वाला हूँ मैं उससे, और इस काम की इजाज़त मैंने तुमसे नहीं मांगी है। सिर्फ अपना इरादा बता रहा हूँ, जल्द से जल्द रमला से शादी करके उसे इस घर में लेकर आऊँगा। ज़मीर रहीला को अपने इरादे से आगाह करता बोला। मैं तुम्हारे रास्ते की दीवार नहीं बनूंगी। तुम शौक़ से उस 2 कौड़ी की अदाकारा से शादी करो, लेकिन मुझे फारिग करने के बाद, और अपनी दोनों औलादों को तुम खुद ही पालना। मैं शेरदिल और मिशी की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी, ये बात मैं तुमको पहले ही बता रही हूँ। राहिला ज़मीर को वाज़े अल्फाज में समझाती हुई बोली। ज़मीर उस औरत के किरदार पर लानत भेजता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, जिसकी शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड रखने की मशागिल में कमी नहीं आई थी। कहाँ है हानिया? फ़हीम ने घर आने के साथ मुलाजमा से हानिया के बारे में पूछा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसके पास हानिया का फ़ोन आया था। वो उसकी बीमारी के बारे में जान चुकी थी। हानिया मेरा बच्चा, बेटा क्या हो गया आपको? फ़हीम हानिया के कमरे में आता हुआ उससे बोला, जो बेड पर बैठी हुई ज़ारो कतार रो रही थी। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई आपने बाबा। अगर मैं आपकी रिपोर्ट्स नहीं देखती तो मुझे कभी भी मालूम नहीं होता कि आपको कैंसर। हानिया ने अधूरी बात छोड़कर फ़हीम के गले लगकर रोना शुरू कर दिया। आप मेरी बहादुर बेटी है ना, ऐसे परेशान नहीं होते बेटा। आने वाले वक्त और हालात का मुकाबला करना सीखिए आप। मैं आपको कमज़ोर नहीं देखना चाहता। फ़हीम ने हानिया को अपनी बीमारी को लेकर झूठी तसल्ली नहीं दी थी, बल्कि उसे आने वाले वक्त के लिए तैयार करने लगा, जिस पर हानिया के रोने में मज़ीद रवानी आ गई। बाबा प्लीज़ मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा। मेरे पास आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है। मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊँगी। हानिया रोती हुई फ़हीम से बोली। फ़हीम जानता था उसकी बेटी ठीक बोल रही है। वाकई उन दोनों बाप बेटी का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। तमाम रिश्तेदार मतलबी और मुंह देखे की हमदर्दी जताने वाले थे। बेटा आप इस तरह रोकर अपने बाबा को मज़ीद परेशान कर रही हैं। मैं अपनी बेटी को अकेला छोड़कर हरगिज़ नहीं जाऊंगा। आपके लिए एक फ़ैसला किया है मैंने। मुझे उम्मीद है मेरी बेटी मेरे इस फैसले को रद्द नहीं करेगी। फ़हीम रोती हुई हानिया से बोला और उसके आंसू साफ करने लगा। वो अपने फ्लैट में मौजूद कलाई पर बंधी रेस्ट वॉच में टाइम देखता हुआ चहलकदमी कर रहा था। तब उसके फ्लैट का दरवाज़ा खुला और नकाब में मौजूद लड़की चलती हुई फ्लैट के अंदर आई। शेरदिल उसका चेहरा देखे बगैर जान गया था कि ये सेठ अकबर ख़ान की बेटी रिदा थी। शादियों की मिक्स गैदरिंग हो या पार्टीज़, उसने हमेशा इस लड़की को यूं ही नकाब में देखा था, लेकिन वास्ता इस लड़की से आज पहली बार पड़ने वाला था। उम्मीद करता हूँ तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई होगी। क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें यहाँ भेजने का मकसद तुम पर वाज़िया किया है, या फिर मैं तुम्हें बताऊँ कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे पास किस मकसद के लिए भेजा है? शेरदिल रिदा की जानिब कदम बढ़ाता हुआ उसकी सुर्ख आंखें देखता रिदा से पूछने लगा, जिनकी लाली नकाब से वाज़िया नज़र आ रही थी। मुझे अपने बाप के करैक्टर और आदतों का भी इल्म है, और तुम्हारे किरदार से भी मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। रिदा ने बोलना शुरू किया तो उसके लहजे में हकारत ही हकारत थी, वही हकारत जो इस वक्त उसकी आंखों से वाज़िया झलक रही थी। क्या जानती हो तुम मेरे किरदार के बारे में? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसी लड़की को अपने मुंह लगाने के काबिल समझता हूँ? रिदा की बात पर शेरदिल भड़कता हुआ उससे बोला, वो तुम ही हो ना जिसने मेरे बाप से मेरा सौदा किया है, एक रात मेरे साथ गुजारने के लिए? रिदा गुस्से में चीखती हुई सामने खड़े उस मर्द से बोली।
उसे अपनी ज़िंदगी से नफ़रत महसूस हो रही थी। जिस मर्द की अयाश तबीयत को देखते हुए उसने उसकी रिश्ते को रद्द किया था, मगर तकदीर ने उसके साथ क्या खेल खेला था। वो उसकी बीवी नहीं बनना चाहती थी, मगर अब उस नापसंदीदा मर्द के साथ रात गुजारने के लिए उसी के सगे बाप ने उसको यहाँ भेजा था। हाँ, मैंने तुम्हारे बाप से सौदा किया है, तुम्हारा, क्योंकि मुझे तुम्हारे बाप को उसके औकात बतानी थी और तुम्हें भी तुम्हारी औकात बतानी थी। तुमने शेर दिल के रिश्ते को रिजेक्ट किया था। तुम्हारी इतनी औकात है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा रिजेक्ट करना किसे कहते हैं। मैं तुम्हें छूना तो दूर की बात, इस काबिल भी नहीं समझता कि तुम्हारा चेहरा पर नज़र भी डालूं। लेकिन जब तुम सुबह के उजाले में मेरे इस फ्लैट से वापस जाओगी तो तुम पर टैग लग चुका होगा बदनामी का। घर से बाहर रात गुजार कर जो लड़की घर पहुंचे, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुआशरा उसे कैसे समझता है। शेर दिल रिदा से बोलता हुआ, फतेह याब अंदाज में मुस्कुराता हुआ अपने फ्लैट से जाने लगा। आज मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि उस पाक ज़ात ने मुझे तुम जैसे गिद्ध से बचा लिया। तुमने आज मुझे रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि मेरे अल्लाह ने तुम जैसे शैतान से मेरी हिफाजत की है। तुमने एक पापर्दा लड़की को बदनाम करने के लिए उसे मजबूर करके यहाँ बुलाया है ना। मेरी बद्दुआ है तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ऐसी लड़की से मोहब्बत हो जो बात बात पर तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाए। रिदा की बात पर शेर दिल मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उस पर हंसा। देखते हैं, वो बोलता हुआ अपने फ्लैट से बाहर निकल गया। नज़ीर, सुबह यहाँ वापस आकर बीवी जी को उनके घर वापस छोड़ आना। शेर दिल गाड़ी में बैठता हुआ अपने ड्राइवर से बोला। दिलावर अपने कमरे में टहलता हुआ मुसलसल मिशी के रवैये के बारे में सोचे जा रहा था, जिसने सारा दिन अपने कमरे का दरवाज़ा बंद रखा हुआ था। वो रात में खाने के वक्त भी बाहर नहीं निकली थी। न जाने क्या बात थी जो उसने इस तरह का रवैया इख्तियार किया हुआ था। अपने कमरे में आने के बाद दिलावर मिशी के बारे में सोच ही रहा था, तब उसके कमरे का दरवाज़ा बजा। दिलावर ने फुर्ती से कमरे का दरवाज़ा खोला तो ऐन तवक्को के मुताबिक सामने मिशी को खड़ा पाया। आज जैसे ही वो दिलावर के कमरे में आई, दिलावर ने उसके बोलने से पहले अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या हो गया आपको? आप ठीक है ना? बड़ी बेगम साहिबा और मालिक आपके रवैये को लेकर काफ़ी परेशान थे। दिलावर ठहरे हुए अंदाज में मिशी से बोला, मगर वो ये नहीं बोल सका वो खुद भी उसके रवैये से कितना डिस्टर्ब हो चुका था। दिलावर, एक बात बताओ, मैं तुम्हें दिखने में कैसी लगती हूँ? मिशी ने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए अचानक दिलावर से ऐसा सवाल किया जिसे सुनकर वो हक तक रह गया। ये कैसा सवाल है? वो मिशी के हुस्न से नज़रें चुराता हुआ उसे बोला। इतना आसान सा सवाल तुम्हें समझ नहीं आया? क्या मैं दिखने में खूबसूरत हूँ? मिशी उसकी बेवकूफ़ी पर अपना गुस्सा जब्त करती हुई उससे बोली। दिलावर ने एक नज़र उसके चांदी जैसे रूप पर डाली। इससे पहले उसकी नज़रें इस मनमोहनी सी लड़की की नज़र में आती और गुस्ताख ठहराई जाती, वो फ़ौरन मिशी के चेहरे से अपनी नज़रें हटाता हुआ बोला, आप ये सवाल आईने से क्यों नहीं पूछ लेती? वो एकदम खरा जवाब देगा। दिलावर मिशी का चेहरा देखने के बजाय दाएं जानिब देखता हुआ बोला तो मिशी दाएं जानिब आकर खड़ी हुई। तुम्हें मालूम है मैं इस वक्त यहाँ तुम्हारे कमरे में क्यों मौजूद हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम आईने की तरह खरे हो। जो बोलोगे बिल्कुल सच बोलोगे। मिशी दिलावर को देखती हुई बोली। वो गौर से मिशी का चेहरा देखने लगा। उसने जाना कि तारीफ़ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ़ मुमकिन नहीं। आफरीन आफरीन आफरीन। वो मिशी का चेहरा देखता हुआ ख्यालों में किसी और ही जहां में पहुंच चुका था। खामोश क्यों हो गए दिलावर? बताओ ना, क्या मैं दिखने में खूबसूरत नहीं लगती? तुम तो सोच में ही पड़ गए। मिशी उसको खामोश देखकर दोबारा पूछने लगी। आपको किसने कह दिया आप खूबसूरत नहीं? दिलावर ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा मिशी से सवाल पूछ लिया। यकीनन वो ब्यूटी कंटेस्ट के ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हो पाई होगी, तभी इतनी अफसरदा थी। दानियाल की आंखों ने, वो मुझे बताती हैं कि मुझसे ज़्यादा वानिया खूबसूरत है उसकी नज़रों में। मिशी अफसरदगी से बोली। दानियाल? दिलावर को अपने अंदर कुछ किरची किरची होता महसूस हुआ, मगर वो अगले ही पल तलखी से हंसा। भला वो क्यों चांद को पाने की ख्वाहिश कर बैठा था? मिशी बीबी, अभी थोड़ी देर पहले आप ही के अल्फाज थे कि मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, तो मान लें मेरी बात आपसे ज़्यादा खूबसूरत मानिया तो क्या दुनिया में कोई दूसरी लड़की नहीं हो सकती? दिलावर मिशी का चेहरा देखता हुआ बोला। फिर एहतरामन उसने हमेशा की तरह अपनी निगाहें झुका ली, मगर मिशी को जैसे मुतमईन नहीं कर सका। वो बेड के पास रखी छोटी सी टेबल से सिगरेट का पैकेट उठाने लगे। ये क्या कर रही हैं आप? दिलावर मिशी को सिगरेट के पैकेट में से सिगरेट निकालता देखकर हैरत से पूछने लगी। तुम्हारी तरह गुनगुना कर मैं खुद को रिलैक्स नहीं कर सकती दिलावर। लाइटर दो। ये बहुत गलत तरीका है मिशी बीबी, आप प्लीज़ इस तरह से। दिलावर मिशी की जानिब बढ़ता हुआ बोला, मगर उसका बाकी का जुमला मुंह में ही रह गया। शट अप दिलावर, हद में रहो अपनी। तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? तुम्हें जो बोला है वहीं करो। लाइटर दो। मिशी ने जैसे उसको उसकी औकात याद दिलाई तो दिलावर एक नज़र उस संगदिल लड़की को देखता हुआ अपनी पॉकेट से लाइटर निकालने लगा।
दिलावर लाइटर निकालकर उसे थमा चुका था और बेबसी से मिशी को देखता रहा, जो उसकी ज़ात को इग्नोर किए उसके सामने बैठी किसी दूसरे को सोचे उसके लिए स्मोकिंग कर रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम कुछ कहना चाहते हो मुझसे? शेरदिल अपने बराबर में खामोश बैठे ड्राइविंग करते दिलावर से बोला। सेठ अकबर बेशक अच्छे किरदार का मालिक ना हो, मगर उसकी बेटी बापर्दा और पाकीज़ा थी मालिक। दिलावर ड्राइविंग करता हुआ बिना शेरदिल की तरफ देखे उससे बोला तो शेरदिल दिलावर को देखने लगा। वो पाकीज़ा थी नहीं, अभी भी पाकीज़ा है। कल रात मेरे फ्लैट पर गुजारने के बावजूद वो वहाँ से वापस अपने घर वैसे ही गई है जैसे वो आई थी। शेरदिल ज़बरदस्ती का कायल नहीं है दिलावर, लेकिन मैं अपने दुश्मन को और अपनी ज़ाती तजलील करने वालों को आसानी से बख्श दूँ, ऐसा मुमकिन नहीं। शेरदिल की बात सुनकर दिलावर ने एक नज़र अपने बराबर में बैठे शेरदिल को देखा, मगर शेरदिल सामने देख रहा था। फिर एकदम चीखा, दिलावर उस कार का पीछा करो, उसमें वही लड़की है जो मुझे चाहिए। शेरदिल की एकदम धाड़ पर दिलावर उस गाड़ी का पीछा करने लगा। दिलावर फास्ट, वो लड़की हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, मुझे वो लड़की हर कीमत पर चाहिए। शेरदिल के दोबारा चीख कर बोलने पर दिलावर कार की स्पीड मज़ीद तेज़ करता हुआ हानिया की कार का पीछा करने लगा, जिसकी वजह से उसको सिग्नल तोड़ना पड़ा। मगर हानिया की खुशकिस्मती ये थी, शेरदिल की गाड़ी को दूसरे सिग्नल पर रोक लिया गया, जिस पर शेरदिल गुस्से में बेचैन खाकर रह गया। वाओ वाओ वाओ, बहुत मज़े का नावल है और मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा है और आप लोगों से भी नहीं हो रहेगा, बट सब्र तो करना पड़ेगा आप लोगों को। इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को जल्दी दे दूँगी एपिसोड। बेशक एपिसोड छोटी है बट मज़े की है, और मैंने पहले कहा था कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आप लोग भी इंतज़ार कीजिए और मैं भी इंतज़ार करती हूँ, और जो इंतज़ार में मज़ा है वो तो किसी चीज़ में नहीं हो सकता। इंतज़ार का अपना ही मज़ा है। और मेरे लिए दुआ कीजिए, मिड्स बहुत करीब आ रहे हैं, पेपर जैसे जैसे करीब आ रहे हैं मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। खैर हर स्टूडेंट का यही होता है और मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है। अभी तो पेपर्स आए नहीं हैं लेकिन मुझे अभी से फील हो रहा है भाई। आप लोग बस दुआ कीजिएगा, और इस किस्त के बाद आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ ही रहना है और मैं ही आप लोगों को ये नावल सुनाऊँगी, ठीक है? और आप लोगों ने प्रॉमिस करना है कि आप लोगों ने डेली बेसिस पर वीडियोस को वॉच करना है, देखना है, और ऐसा नहीं करना कि वेटिंग पर रखते नहीं है, ठीक है? गंदे बच्चों, सारी वीडियोस देखा करो और अच्छा रिस्पांस दिया करो, ठीक है? और आप लोगों ने अपना ढेरों ढेर ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।